हेलो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं जस्ट एक बार कंफर्म कर लेती हूँ कि वेदर हम लाइव है या नहीं। जस्ट वेट अ मिनट। तो हेलो स्टूडेंट्स। तो या वी आर ऑल टुगेदर सेट हियर कि हम और एपीएम के और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड कर सकें। सो यस, मुझे लग रहा है कि ये रिविजन सीरीज हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल हो रही होगी बिकॉज हमें डेफिनेटली एक छोटे से स्पैन में वी आर अंडरस्टैंडिंग अ लॉट मोर कॉन्सेप्ट्स। यस। और स्टूडेंट्स, नाउ वी आर एट अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो कि होने वाला है हमारे लिए एक टॉपिक in which there are small sub topics. And again मैं आपको बताऊंगी स्टूडेंट्स कि from exam perspective जो हमारे upcoming papers हैं, which topic is going to be the most important topic जो आप बिना पढ़े नहीं जाओगे for sure. Okay students, so before I go ahead मुझे आपको एक important बात ये बतानी है और आपसे पूछना है बेसिकली कि स्टूडेंट्स, अगर मुझे लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखने हैं फॉर एग्जांपल, या मुझे एज अ इन्वेस्टर और मे बी एज अ स्टेक होल्डर समझना है कि ओके, क्या मुझे इस कंपनी में मनी इन्वेस्ट करना चाहिए। सो सबसे पहले मेरे दिमाग में क्या आएगा? ऑब्वियसली मुझे आएगा कि वो कंपनी का बैकग्राउंड क्या है एग्जैक्टली, कि कंपनी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, कि कंपनी की मैनेजमेंट कैसी है, कंपनी का फ्यूचर पर्सपेक्टिव क्या है, कंपनी क्या काम कर रही है और कंपनी की ग्रोथ क्या है एग्जैक्टली। सो व्हेन वी वांट टू एनालाइज ये सारी की सारी चीजें, डेफिनेटली स्टूडेंट्स हमें कंपनी के पर्सपेक्टिव से समझना पड़ेगा। इजंट इट? कंपनी के पर्सपेक्टिव से समझना पड़ेगा। इट कैन बी लेट्स से हमें शायद कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन चेक करने पड़ेंगे एग्जैक्टली। तो स्टूडेंट जब हम लाइक सो यंग, लाइक ठीक है, हम तो जो एज में थे तब से हमें पता है कि देयर इज अ कॉन्सेप्ट, आई जस्ट ओपन इट अप, तो डेफिनेटली आपको पता चल जाएगा कि हम कौन से चैप्टर की बात कर रहे हैं। यस आई नो स्टूडेंट्स, हमें पता है, वी हैव ऑलरेडी बीन विद द नॉच कि हम पढ़ने वाले हैं नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। सो व्हेन आई जस्ट सी द नेम नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर, ये मेरे लिए बहुत बड़ा इंडिकेटर है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स इसी इंडिकेटर को कंसिडर करके हम फ्यूचर के रेफरेंसेस देंगे। मींस स्टूडेंट्स, अगर इफ आई एम टॉकिंग टू यू अबाउट कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, मेरी अगर खुद की एक कंपनी है, तो मैं क्या चाहूंगी कि चलो ना, ये मेरे फाइनेंशियल पोजीशन है, फॉर एग्जांपल ये मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। ओके, मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ही मैं खाली कंसिडर करूंगी क्या कि अच्छा बाबा मुझे बताओ मेरी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, मेरे स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट क्या है, मेरे कैश फ्लो स्टेटमेंट्स क्या है। नो नो नो, आज तो वी नो वी हैव टू राइट अ लॉट ऑफ डिस्क्लोजर्स में, नोट्स टू अकाउंट्स में काफी सारे मुझे डिस्क्लोजर्स भी लिखने पड़ते हैं। बट आपको लगता है कि खाली इतना लिखने से द कंपनी एक फ्यूचर ग्रोथ एकदम अचीव कर लेगी? व्हाट इफ मैंने अगर आपको एक एग्जांपल दिया, आप अगर इंडिया से हो तो यू डेफिनेटली नो व्हाट इज ओला एंड उबर, ठीक है। अगर मैंने आपको बोला स्टूडेंट्स कि आप मुझे बताओ कि ओला और उबर कंपनी कैसी है, सो डेफिनेटली आप बोलोगे कि मैम ओला और उबर तो काफी अच्छी कंपनी है, इजंट इट? क्योंकि वो काफी अच्छा कुछ कर रही है फॉर रोड ट्रांसपोर्टेशन एट अ वेरी चीपर प्राइस, सो पीपल आर लाइकिंग इट। तो ये होगा मेरा शायद जनरल व्यू। अब जो मैंने क्वेश्चन आपको पूछा, क्या आपने उनके कभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को गौर से पढ़ा है, तो आप लोग बोलोगे नहीं मैम वैसे तो नहीं पढ़ा। व्हाट इफ आई से यू कि उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में काफी सारा लॉस है, मतलब लेजिटली काफी लॉस है। मतलब खाली फाइनेंशियल इंडिकेटर्स किसी कंपनी का फ्यूचर डिसाइड नहीं करते। मतलब आप बोलोगे मैम लॉस है, तो फिर हमने क्यों बोला अच्छी कंपनी है? लॉसेस इसीलिए है स्टूडेंट्स क्योंकि उन्होंने रोड ट्रांसपोर्ट किया ना। सो काफी सारी व्हीकल्स है उनके पास। अगर काफी सारी व्हीकल्स है तो डेफिनेटली उनके पास डेप्रिसिएशन भी बहुत ज्यादा होगा, जिसकी वजह से शायद उनके इन दी पीएनएल अकाउंट
में इतने प्रॉफिट्स नहीं होंगे। बट अगर कंपनी की फ्यूचर डिसाइड करना है तो खाली इतना ही महत्वपूर्ण नहीं है। We have a lot of concepts further. That is known as खाली financial performances are not enough. So we need to know basically financial performances के साथ we have to add on with the NFPI, non-financial performances indicator. Financial and non-financial में क्या कुछ differences है? Obviously, financial में typically we'll have the financial figures. चाहे तो प्रॉफिट्स हो गए, रेवेन्यू हो गया, आरओआई हो गया, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स, यस, EVA, etc. etc. But what if it is NFPI? What is non-performance indicators? Non-financial performance. So मतलब ऐसे कुछ indicators जो आप फाइनेंशियली मेजर नहीं कर सकते। ऐसे कौन से इंडिकेटर्स है जिनको मैं फाइनेंशियली मेजर नहीं कर सकती? फाइनेंशियली मीन्स इन टर्म्स ऑफ मनी, मैं उनको मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकती। Can I give you some difference between these two words? If you can relate it, yeah. या एक बार ना मैं इसको सब डिलीट कर देती हूँ, या ओके। तो मैंने अगर आपको 2-3 वर्ड्स पूछे, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, ओके, एंड यू योरसेल्फ विल गेट टू नो द इंफॉर्मेशन अबाउट द नॉलेज, ओके। ये जो 2 वर्ड्स है, व्हाट आर योर 2 वर्ड्स? नॉन फाइनेंशियल एंड फाइनेंशियल। व्हेन इट इज फाइनेंशियल स्टूडेंट्स, आपको रुपीस एंड डॉलर्स में अमाउंट आएगा। व्हाई? Because this is something which we recorded in our books of accounts in the terms of finances, जिनको हम आराम से क्या कर सकते हैं? We can आराम से measure, हम इनको quantity के basis से measure करेंगे, so quantitative. But when it is non-financial, ये matters होते हैं qualitative matters, ये quality के matters होते हैं students, qualitative measures, जिनको measure करना बहुत easy नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिया है कि भाई आपका प्रॉफिट है ना, लाइक पीएनएल अकाउंट में आपका प्रॉफिट है फॉर एग्जाम्पल 1 CR डॉलर, तो ये इतना ही रहने वाला है, दिस इज गोना बी दिस मच ओनली। बट जब क्वालिटी की बात आती है, फॉर कस्टमर 1 मे बी क्वालिटी इज वेरी गुड, कस्टमर सेकेंड के लिए शायद क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं लगी उनको प्रोडक्ट की, सो दीज थिंग्स इज गोइंग टू वेरी। ये अलग अलग होगा किसमें? नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर में, बट ऐसा नहीं होता है इन दी फाइनेंशियल इंडिकेटर्स। तो अगर एक कंपनी अपने आप में कुछ फ्यूचर अच्छा चाहती है तो डेफिनेटली उनका एक होल्ड होना चाहिए परफेक्ट बिटवीन द फाइनेंशियल्स एंड द नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर, एंड दोनों पे भी उनका परफेक्टली एक राइट होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, सो विद दिस ओवरव्यू हम लोग एक बार के लिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज अ वेरी इजी एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, ओवर हियर काफी सारे कॉन्सेप्ट्स दिखे हैं, आई होप ये आपको क्लियरली विजिबल है, और मे बी आई कैन जस्ट मेक इट अ बिट, मैं थोड़ा सा और बिगर कर देती हूँ तो मे बी इट इज क्लियरली विजिबल फॉर यू। सो स्टूडेंट्स, ये जो नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स है, तो व्हाट आर वी गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर? ओके, हम सीखने वाले हैं अबाउट द नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। लाइक जैसे हमने बोला कि मैम अगर मुझे चाहिए तो कि ये कंपनी फॉर एग्जांपल दे मैन्युफैक्चर सम मटेरियल एक्स, या मटेरियल या फिर फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, तो अगर मुझे उसको नॉन फाइनेंशियली मेजर करना है तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि उनकी क्वालिटी कैसी है। अच्छा, उन्होंने जो मार्केट में सेल किया, कस्टमर्स उनसे कितने हैप्पी है, इजंट इट? उनकी डिलीवरी कितनी अच्छी है, उनके एम्प्लॉयज कितने हैप्पी है, सारा कुछ मुझे मेजर करना पड़ेगा, एंड देन ओनली मैं बोल सकती हूँ कि भाई फाइनेंशियली तो कंपनी अच्छा कर ही रही है, बट नॉन फाइनेंशियली भी वो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छा कर रही है। तो स्टूडेंट्स, जब हम फाइनेंशियली एंड नॉन फाइनेंशियली की बात करते हैं ना, तो ये हमेशा सोचा जाता है कि अगर कंपनी लॉन्ग टर्म की बात करती है तो खाली फाइनेंस उनके ग्रोथ को रोक देंगे। यस, अगर उन्होंने नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स के इंडिकेटर्स को कंसिडर नहीं किया अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने, तो डेफिनेटली फ्यूचर में उनके फाइनेंशियल फैक्टर्स इतने इनफ नहीं होंगे कि वो कस्टमर्स के मन में उनकी रिस्पेक्ट बढ़ा सके। सो ओके, विल बी लर्निंग अबाउट सम इंटरेक्शन विद फाइनेंशियल मेजर्स, growing employees, growing emphasis employees quality in interpreting data. Then students, if you understand, now this becomes the most important topic, that is known as Japanese practice and techniques. Okay, ये हमारे लिए सबसे important बनता है। या
Then we have in this Japanese practice, हम सीखने वाले हैं important points. आपने पक्का पक्का नाम सुना होगा, TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट. फिर हम सीखेंगे स्टूडेंट्स JIT, जस्ट इन टाइम. Then we'll be understanding what is target costing, which is one of my favorite questions. Up next we have Kaizen costing. Last हमारा normal accounting system. Okay, students, later then what are these type of techniques? हम ये क्यों करते हैं? It's like a lean system. What's lean system? कि आप अपने प्रोडक्शन को इतने बेहतर तरीके से यूज करो कि आपकी कंपनी से वेस्ट बनना ही बंद हो जाए. मतलब आप मिनिमाइज करो वेस्ट ताकि आपके मिनिमम इनपुट से आप मैक्सिमम आउटपुट बना सको. यस. हाँ स्टूडेंट्स, हैप्पी दिवाली. हैप्पी दिवाली. दिस साइड चार्टर्ड अकाउंटेंट अश्विनी पानुशाली. I want to wish everyone the happy Diwali and the prosperous year ahead. Yeah, heartily a very happy Diwali to everyone. Yeah, क्योंकि आज हम जब क्लासेस ले रहे हैं तो basically today is Diwali, the most auspicious fest. Yeah, okay. Okay, students. So yeah, students, when it is Japanese practices, तो ये जो long term practices हमारे लिए होती है वो कैसे होती है students? It's a type of कि आज आप उसको efficiently यूज करो ना कोई चीज को, तो डेफिनेटली कल आप उनके वेस्टेजेस को बचा सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पता है कि भाई अगर मैंने इस चीज को इस तरीके से यूज किया तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, तो हम ट्राई करेंगे टू मिनिमाइज द वेस्ट एंड मैक्सिमाइज द आउटपुट. फॉर दैट ना स्टूडेंट्स, हम छोटे छोटे बूंद बूंद पानी को बचा के लाइक वी कैन क्रिएट अ व्हाटएवर नदी. तो वैसे ही हमें छोटी छोटी इंप्रूवमेंट करके, नॉट द फुल प्रोसेस. अगर आपने फुल प्रोसेस को चेंज किया स्टूडेंट्स, तो हम उसे बोलते हैं BPR, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग. हियर स्टूडेंट्स, हम BPR नहीं करने वाले. हम BPR नहीं करेंगे मीन्स हम बिजनेस प्रोसेस को पूरा री इंजीनियर नहीं करेंगे. नहीं, हम पूरे तरीके से बिजनेस को चेंज नहीं करेंगे. हम सिर्फ उनके पॉइंट्स को समझेंगे कि अच्छा ऐसे कौन से इंप्रूवमेंट है टॉपिक्स में. इफ आई इम्प्लाइड इन माय कंपनी, तो मेरी कंपनी एकदम टॉप पोजीशन पे आएगी. ओके, सो ये थोड़ी मेथड्स है हमारे पास. अप नेक्स्ट वी हैव सिक्स सिग्मा. या देन वी हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, लाइक ब्रांड अवेयरनेस. Okay, just a minute. Okay, students, what is brand awareness? Okay, brand awareness and company profile. तो ब्रांड अवेयरनेस का मतलब ये है क्या मैम कि लोग कितने ब्रांड परचेज करते हैं? स्टूडेंट्स, ब्रांड अवेयरनेस का मतलब ये कभी नहीं हो सकता कि हाउ मच स्टूडेंट्स आर परचेजिंग. स्टूडेंट्स नहीं, मतलब पीपल आर परचेजिंग. इट इज नेवर दैट. फॉर एग्जांपल, इफ आई आस्क यू कि आप मुझे बताओ कि एप्पल का ब्रांड अवेयरनेस कितना है, तो बोलोगे कि शायद आज बच्चे बच्चे को पता है लाइक व्हाट इज एप्पल एंड व्हाट आर द बेस्ट प्रोडक्ट्स दे प्रोवाइड. ठीक है, तो व्हाट इज एवरीवन जिसको भी ये ब्रांड के बारे में पता है, आर दे केपेबल ऑफ परचेसिंग इट? एक्चुअली नॉट, राइट? तो आज ना, इट्स नॉट दैट कि आपके जो ब्रांड है लोग परचेज करें, नहीं. पहले तो ये इंपॉर्टेंट है कि एटलीस्ट पीपल शुड नो अबाउट योर ब्रांड. या पीपल को एटलीस्ट पता तो है कि भाई ये आपका ब्रांड है. सो ब्रांड परचेज इट्स अ सेकेंडरी पार्ट, बट ब्रांड के बारे में अवेयरनेस इज द फर्स्ट पार्ट. सो विल बी अंडरस्टैंडिंग अबाउट ब्रांड अवेयरनेस एंड कंपनी का प्रोफाइल कैसा है. देन वी हैव सिक्स सिग्मा फॉर श्योर. एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, actually I'm not well. Okay, actually I'm not well. That sneezing, coughing and all चालू ही है मेरा. ठीक है. The quality management. Okay, now we have the TQM, like quality management. So quality management, जिसके लिए हम लोग कंसिडर करेंगे कुछ क्वालिटी ड्रग्स. ओके, हमें अगर क्वालिटी अच्छी मेंटेन करनी है, एट टाइम्स स्टूडेंट्स, अगर मुझे मेरे प्रोडक्ट का क्वालिटी अच्छा करना है, आई वांट टू मेंटेन इट, तो डेफिनेटली उस क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए मुझे कुछ तो कॉस्ट इनकर करना पड़ेगा. एंड श्योर आई हैव टू डू. क्यों? अगर आप क्वालिटी पे खर्चा नहीं करोगे तो फ्यूचर चल के क्वालिटी अगर खराब हुई तो आपकी कंपनी को ज्यादा नुकसान होगा. तो यस स्टूडेंट्स, so there are a lot of good conference cost, bad cost. Okay, हम सीखेंगे. Okay, so this was just the topic that we are going to learn it.
नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि फाइनेंशियली एंड नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंसेस कितने इंपॉर्टेंट है. सो मैंने आपको बोला ना स्टूडेंट्स, काफी पहले जो बहुत बिग बिग कंपनीज होती थी ना, एंटिटीज, दे यूज टू ओनली कंसिडर फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स के भाई वो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी है. ओके. तो जो नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के मेजर्स होते थे दैट बिकम्स द सेकंड प्रायोरिटी. एंड पीपल वर ओके कि भाई हमने इसमें खर्च किया या नहीं किया, दैट द सेकेंडरी पार्ट. सो पीपल, लोगों को नहीं लगता था दिस नॉन फाइनेंशियल इंडिकेटर्स इंपॉर्टेंट. बट नाउ after 1980s, which is given over here, the weaknesses of only financial measures. तो मुझे लगा कि भाई ये कंपनी में तो बहुत लॉसेस है, तो डेफिनेटली ये कंपनी अच्छी नहीं है. बट लाइक दिस वे, ओनली कंसिडरिंग खाली फाइनेंशियल फिगर्स, आप कोई भी डिसीजन करेक्ट नहीं ले सकते. I'm so sorry students. Oh yeah. So students, that is also very important. ठीक है, ये खाली मैंने चूज किया कि ओके ये कंपनी के बुक्स में बहुत प्रॉफिट है तो ये कंपनी अच्छी है, ऐसा नहीं होगा. वी हैव टू कंसिडर अ लॉट ऑफ थिंग्स बिकॉज कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक ऐसे स्टेटमेंट्स है जहाँ पे मैनिपुलेशन होने के चांसेस बहुत है स्टूडेंट्स. अगर अकाउंटेंट और ये कंपनी ही एक जैसी है तो उन्होंने तो जानबूझ के कुछ कुछ कॉस्ट उन्होंने लाइक दे वुड हैव रिड्यूस्ड इट मे बी if they want to show more profits, or if they want to show more losses या कम profit, तो वो unnecessarily खर्चे भी कर सकते हैं बुक. राइट. स्टूडेंट्स, ओवर हियर ट्रेडिशनल मेजर्स जो बहुत पहले के जमाने में हुआ करता था was based almost exclusively on non-financial measures. खाली sorry, on the financial measures. Like traditionally only financial statements, financial figures were important, but now after like 1980s many company have recognized कि भाई खाली financial figures ना वो होती है weakness. because खाली financial figures and financial statements को analyze करके अगर मैंने कोई decision दिया तो there is chances कि हमने वो wrong decision लिया है. Okay. So over here many companies have recognized that there was an inherent weakness in focusing only on financial factors. For example, over here, this leads to what? For example, अगर आपको पता है एक चीज, just try to correlate. ठीक है, अगर ये मेरे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है तो फाइनेंशियल पोजीशन या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, सो व्हाट विल बी माय पहली प्रायोरिटी. मैं क्या करूंगी, अगर मेरे पास अथॉरिटी है तो सबसे पहली बात मैं करूंगी, रिड्यूस कर दूंगी क्या, कॉस्ट को, ताकि मेरा प्रॉफिट ज्यादा है. या फिर मैं प्रॉफिट्स को इन्फ्लेट करूंगी, या फिर मैं रेवेन्यू को इन्फ्लेट करूंगी. क्या मैं कॉस्ट को कैसे कम कर सकती हूँ? फॉर एग्जाम्पल, if I'm producing, let's say finished products, finished goods x, कोई x है. Okay. For that if I require a raw material, उसके लिए अगर मुझे एक raw material चाहिए, in the market it is $20 का. But what I did, मैंने मार्केट से कोई चीपर रेट पे, प्राइस पे एक सेल करा था सप्लायर whose quality is not guaranteed. Okay. मैम दे आर गिविंग इट अ रिड्यूस प्राइस. मतलब अगर सस्ते में दे रहे हैं ना तो उसकी क्वालिटी वॉलिटी पे ध्यान नहीं दिया, एकदम भंगार क्वालिटी का दे दिया, विच इज नॉट एट ऑल गुड. तो ठीक है, नो प्रॉब्लम. तो मैं क्या करूंगी, इंस्टेड ऑफ परचेजिंग इट फ्रॉम 20, मैंने कोई चीप क्वालिटी का मटेरियल चूज कर लिया एट द रेट ऑफ $15. तो ऑब्वियसली मेरा प्रोडक्शन कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस दूसरों के कंपेरेटिव में लेस होगा. सो डेफिनेटली इनिशियली कस्टमर्स बहुत आएंगे अगर उनको ऐसा लगा कि आपके प्राइसेस थोड़े रिड्यूस्ड है. बट अगर आप उसको लॉन्ग रन में कन्वर्ट करना चाहते हो तो कस्टमर्स को लगेगा अरे प्राइस भले कम ले रहे हैं बट उसकी क्वालिटी में इतने मजे नहीं है. सो what ideally should be your plan over here, if I cut it over here, चाहे तो कोई भी कंपनी हो स्टूडेंट्स, चाहे तो कोई भी कंपनी हो, उनका फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगा, उनका फर्स्ट प्रायोरिटी टू ईदर रिड्यूस कॉस्ट करके मेंटेन क्वालिटी, या प्राइस को कम करके क्वालिटी को मेंटेन करो, या इनकर कॉस्ट या इनकर करो कॉस्ट बट इतना भी मत करो कॉस्ट कि क्वालिटी का ध्यान ना रखे. और एल्स आई कैन से मोर बेटर,
सेम कॉस्ट रखो चाहिए तो सेम कॉस्ट, but try to increase your quality, increase quality means for example just try to understand, मैंने क्या सोचा, मैं प्राइस कम कर देती हूँ तो क्वालिटी भी खराब कर दूंगी, नहीं चलेगा। इफ यू आर रिड्यूसिंग द प्राइस ट्राई टू मेंटेन द क्वालिटी, या इफ आपने उतने ही प्राइस रखने वाले हो, कम नहीं करोगे, तो ट्राई करो कि आपकी क्वालिटी में अच्छा हो, कुछ सुधार है, जिसकी वजह से पीपल विल लाइक टू परचेस थिंग्स फ्रॉम यू, राइट? ओके, अब नेक्स्ट उन्होंने क्या बोला है, दिस लीड्स टू एक्सेसिव फोकस ऑन कॉस्ट रिडक्शन। तो कंपनीज क्या करती है पता है, जानबूझ के ना ऐसे उनको बोलती है कि कॉस्ट कम करने के लिए, कॉस्ट कम करने के लिए वो काफी बार लाइक थोड़े से कॉस्ट को कम करने के लिए वो काफी बार कुछ ऐसा इंडिकेशंस कर देती है जिनसे कि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव ऑफ द कंपनी खराब हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे बहुत कंप्लीटली एक ऑर्डर को फुलफिल करना था, तो व्हाट आई डिड, आई हैव हैजार्डली डिड द वर्क, वीक के लिए तो काम खत्म हो जाएगा, बट आगे चल के मुझे काम ही नहीं मिलेगा। व्हाई? क्योंकि मैंने ये काम अच्छे से नहीं किया। सेम हैपेंस विद दिस कंपनी आल्सो, so they have written they lead to excessively focus on cost reduction. Short-term cost reduction may be achieved at an expense of long-term performances. Means आज का थोड़ा बहुत पैसा बचाने के लिए या फायदा होने के लिए मुझे कल पे तो बहुत नुकसान होने वाला है। And yes, this is the scenario. This is real thing. This is real thing. Due to the elect of the staff, moral, quality, and other factors also gets degraded. Yes. Up next हमारे पास है again if I want to have an interaction between both financial and non-financial performance. First, फाइनेंशियल परफॉर्मेंसेस मेजर्स, फाइनेंशियल परफॉर्मेंसेस का सबसे पहला मेजर यही है कि उन्हें चेक करना पड़ेगा कि आपका इंटरनली मेरी क्या वीकनेसेस है। आपको पता चलेगा कि आपकी कंपनी में इतने अच्छे लेबर्स नहीं है, तो ये आपकी वीकनेसेस है, उसको ट्राई करो टू ओवरकम। अलोंग विद दैट आप चेक करो कि मार्केट में कस्टमर्स को मुझसे क्या चाहिए। कस्टमर्स को अगर मुझसे वाईफाई कनेक्टिविटी चाहिए तो मुझे उनको देना पड़ेगा, आई हैव टू इम्प्लीमेंट दैट वे। बट अगर वाईफाई को इंटरेस्ट ही नहीं है, ठीक है, सॉरी वाईफाई को नहीं पीपल को इंटरेस्ट ही नहीं है वाईफाई में, तो क्या जरूरत है वहां पे वाईफाई लगा के पैसा ब्लॉक करने की? अग्री? So over here, financial performance measures tend to have an internal focus. Yeah, but in order to complete successful organization, successfully, an organization needs to consider क्या? To consider the external factors also, such as competition, customers, etc. मीन्स खाली अंदर अंदर का उनको ध्यान नहीं दे रहा है, दे ऑल्सो हैव टू कंसिडर द एक्सटर्नल फोर्सेस जिसकी वजह से हमारे प्राइजेस में डिफेक्ट होते हैं एंड श्योर होते हैं। ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट।
Yes, so yeah, between the financial and नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर्स हमने स्टूडेंट्स ये भी देखा कि जो फाइनेंशियल मेजर्स थे वो काफी बार ना सिर्फ इंटरनल चीजों पर फैक्टर करते थे कि हमारा हम तो ऐसे ही करते हैं, हमारा तो यही है सिस्टम ऐसा करके। तो वो लोग ना चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते कि ओके हम तो इतने यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे, हमारे लेबर्स को इतना ही आवर्स लगेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। हम तो भाई लेबर को इतना ही पर आवर्ली पे करेंगे, बट प्लीज उनको बोलना पड़ेगा कि स्टूडेंट्स योला कंपलसरी उनको बोलना पड़ेगा कंपनी को कि आप उनके एक्सटर्नल फैक्टर्स को भी चेक करो। इजंट इट? बिकॉज एक्सटर्नल फैक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एक्सटर्नल फैक्टर्स को हमने अगर इग्नोर किया स्टूडेंट्स, सो डेफिनेटली वो कंपनी थोड़े टाइम में बाहर हो जाएगी सच में। एंड द लास्ट पॉइंट ओवर हियर इज financial measure over here are traditionally backward looking. Okay, backward looking. जो पहले के जमाने से हो रहा है, they are considering that only. But if you consider the non-financial performances measures, they are currently considering जो बहुत ज्यादा डायनामिक बिजनेस है ना, जैसे कि कोविड के टाइम उनको पता चला कि अगर वो फैशनेबल थिंग्स को सेल करेंगे या मैन्युफैक्चर करेंगे तो इट इज नॉट गोइंग टू वर्क वेल। उसकी जगह पे अगर वो लोग मेजर करेंगे एंड कुछ प्रिपेयर करेंगे, लेट्स से अगर लाइक मास्क, सैनिटाइजर्स, सो मे बी द बिजनेस कैन ग्रो। सो कंसीडरिंग द मार्केट इकोनॉमिक्स भी मुझे मेरे फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स को कंसिडर करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट अब आती है स्टूडेंट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ओवर हियर। लाइक अगर मेरे पास फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंसेस मेजरमेंट्स तो है, तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंसेस क्या होता है स्टूडेंट्स, उसके इंडिकेटर्स क्या होते हैं? फाइनेंशियल परफॉर्मेंसेस के इंडिकेटर्स जो होते हैं, फाइनेंशियल परफॉर्मेंसेस के स्टूडेंट्स इंडिकेटर्स है मेरे। अगर मुझे देखना है कि भाई ये कंपनी का फाइनेंशियली परफॉर्मेंस अच्छा है कि नहीं, तो मैं कैसे करूंगी? मैम हमारे पास काफी सारे रेशियो एनालिसिस है, एग्जैक्टली वी हैव रेशियोज। यस, जीपी रेशियो, एनपी रेशियो, वी हैव आरओआई, या बहुत सारे लाइक जीपी, एनपी रेशियो, ROI, we have some turnovers ratio, yeah, ma'am, we have EPS, earnings per share, etc. etc. तो ये सारे अगर कोई कंपनी के बहुत ही अच्छे हैं, काफी सारे अच्छे हैं, तो वी अंडरस्टैंड बेसिकली कि हाँ भाई कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छी है। ओके, वेरी वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। ओके ओके, या तो ये हमें नॉर्मल रेशियोज हो गए। बट स्टूडेंट्स व्हाट इफ आई से कि आपके नॉन फाइनेंशियल इंडिकेटर्स क्या है? कि कंपनी की प्रॉफिट्स अच्छी है, बात बराबर है, पर क्या कंपनी के लोग अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं? या कभी कभी स्टूडेंट्स ऐसा होता है, आपको मैं बताऊं कि आज उन्होंने बोला कि ये साल पे इफ इट इज फाइनेंशियल परफॉर्मेंसेस, उन्होंने बोला कि ये साल हमारा टारगेट है जीपी रेशियो या नेट प्रॉफिट का रेशियो है 20%। तो काफी सारी बार पीपल लोग क्या करते हैं, अनवांटेडली खर्चा कम बुक करते हैं। जैसे कि लाइक फॉर एग्जाम्पल कभी कभी वो लोग ना एक अच्छे से प्रोडक्ट को, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ना मटेरियल एक्स है, लाइक अगर मैं प्रोड्यूस कर रही हूँ, इफ आई एम प्रोड्यूसिंग, लेट्स से प्रोड्यूसिंग यूनिट वाई, जिसके लिए आई रिक्वायर मटेरियल एक्स। तो फॉर एग्जाम्पल मटेरियल एक्स मुझे मार्केट में मिल रहा है नॉर्मली एट $20। बट व्हाट आई थॉट कि भाई इसकी वजह से मेरा यूनिट बहुत कॉस्टली हो रहा है, तो लेट्स फाइंड द सब्सटीट्यूट। द सब्सटीट्यूट अगर आप फाइंड कर रहे हो ना स्टूडेंट, तो दैट शुड बी एग्जैक्टली जैसे आप अभी यूज कर रहे हो मटेरियल। आपने क्या किया, सब्सटीट्यूट में ना एक चीपर क्वालिटी का मटेरियल एक्स परचेस कर लिया एट द रेट ऑफ $11। आपने प्राइजेस, पक्की बात है कि आपने सेव किया। आज हमें लग रहा है कि वाओ मैम वी हैड अ सेविंग्स ऑफ $9। बट स्टूडेंट्स ये सेविंग्स आज आपको लग रहा है, मतलब आज इतना खर्चा कम हो रहा है, आज इतने से आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है, बट कल जाके लॉन्ग रन में आपको यही नुकसान करेगा। क्यों? आज आपने एक चीप क्वालिटी का मटेरियल आपने सेल किया, तो शायद बायर आज तो आपसे ले लेगा, बट बायर अपने माइंडसेट में ये बना लेगा कि भाई ये मटेरियल इतना अच्छा नहीं है अच्छा, तो हम नहीं परचेस करेंगे। तो वो आपको पता है कि कस्टमर ने अगर एक बार सोचा या बोला, तो वो अकेले अपने पास तक नहीं है, वो सारे के साथ दूसरों को भी बता देगा। सो रेपुटेशन भी खराब हो जाती है। अलॉन्ग विद दैट, या विल जस्ट अंडरस्टैंड कि ये सारे फैक्टर्स तो हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लिखते तो नहीं है। तो व्हाट इज नाउ द मीनिंग ऑफ नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स? सो ऑल दिस स्टफ जो भी लिखा मैंने, ये सब हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रेजेंट करते हैं, वी प्रेजेंट इट। बट व्हाट इफ मैं आपको बोलूं कि अब हमारे पास है नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, अब उनको मुझे मेजर करना है, तो अब मैम उनको भी मुझे क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लिखना पड़ेगा? क्या ये बहुत इजी है?
तो लेट्स रीड इट फर्स्ट. फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स इग्नोर करती है ये बिजनेस की सक्सेस. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आज आपको लग रहा है, जैसे कि मैंने आपको बोला ओला उबर की बात, ठीक है, आपने तुरंत से मुझे बोला कि हाँ मैम वो कंपनी अच्छी है. तो वो क्या अच्छी थी? क्योंकि कस्टमर्स आर गेटिंग सेटिस्फाइड, इजंट इट? वो ऑन टाइम डिलीवर होती है. ऑन टाइम मींस आपने जब बुलाया वो आ जाते हैं, राइट? उनकी सर्विसेज आर वेरी प्रिटी. along with that, उसकी quality means we can just maintain, we can just rely on whatever the people are, isn't it? For example, मेरे पास कुछ ऐसा मटेरियल है, तो अगर किसी कंपनी का भले ही प्रोडक्ट महंगा है, बट अगर इफ इट इज क्वालिटी वाला प्रोडक्ट, दैट इज गुड. अगर आपकी डिलीवरी ऑन टाइम है, तो इसके लिए स्टूडेंट्स मेरा बेस्ट एग्जांपल व्हिच आई ऑलवेज गिव यू इज, मैंने जब एसी परचेस किया था ना, एक बहुत ही रेप्यूटेड कंपनी थी, वेरी गुड कंपनी, जहाँ के एसी की श्योर शॉट है कि भाई यहाँ से अगर मैंने एसी लिया तो कल जाके कुछ प्रॉब्लम हुआ तो फिर वो लोग देख लेंगे, तो मुझे उसका तो टेंशन नहीं है. ये पक्की बात है, आज भी बात सही है. एंड स्टूडेंट्स, ये सच में मेरे साथ हुआ है. दिस इज व्हाट हैज एक्चुअली हैपेंड विद मी, सो आई एम सो मच प्रीटी श्योर कि भाई कंपनी को ना ये सारी चीजों का भी ध्यान रखना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है जैसे दिवाली धनतेरस की बात हो गई, तो पीपल विल परचेस सम ऑफ द अदर गुड गुड थिंग्स, राइट? फॉर एग्जाम्पल, अब क्या हुआ, काफी सारे लोगों ने बल्क में परचेस कर रहे थे, तो मे बी वो कंपनी इतने जल्दी केटर नहीं कर पा रहे नीड्स. लेट्स से मैं गई, मैंने एसी ऑर्डर किया और उन्होंने मुझे बोला कि मैम नॉर्मली तो वो 2 days लगता है टू कम टू योर प्लेस, बट बिकॉज ऑफ सम सीजनल थिंग आपको 1 month का वेटिंग पीरियड है. ओ माय गॉड, शायद वो कस्टमर स्विच हो सकता है, राइट? सो डिलीवरी, वेटिंग पीरियड, अगर आ भी गया कोई प्रोडक्ट, लाइक ऑनलाइन हम मंगाते हैं, राइट? ऑनलाइन तो मतलब जो पहले के एज के पीपल थे वो बोलेंगे कि मैम हम एक ऑनलाइन चीज ही पे रहे, दैट ट्रस्ट नहीं आता है, बिकॉज कस्टमर्स ओवर हियर आर नॉट सेटिस्फाइड. तो ये भी एक प्रॉब्लम हो सकता है. अब क्या हुआ, एसी तो मुझे 2 दिन में मेरे घर पे आ गया. तो मैंने बोला कि एसी का क्या करूं, जब तक अगर वो इंस्टॉल नहीं होगा, वो तो हवा देने वाला है नहीं, राइट? सो आई जस्ट कॉल्ड अ पर्सन कि व्हेन आर यू गोइंग टू कम फॉर इंस्टॉलेशन. ही टोल्ड कि मैम वी आर रनिंग शॉर्ट एंड बहुत सीजनल की वजह से we will come and install you after 15 days. So just imagine कि उनकी आफ्टर सेल सर्विस कितनी खराब है, राइट? अग्रीड अग्रीड अग्रीड. क्यों? बिकॉज जहां पे एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट है 50, वहां पे खाली 5 जनों से काम करवा रहे हैं. तो जो काम जल्दी होना चाहिए था वो हो पा रहा है, वो हो नहीं पा रहा है. और जो क्वालिटी में होना चाहिए था वो भी नहीं हो पा रहा है. तो इवन एम्प्लॉयज को लगेगा कि ओ माय गॉड देयर इज सो मच ऑफ वर्कलोड. तो इवन एम्प्लॉय का सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, आफ्टर सेल सर्विसेज भी नहीं होगी. बट if a company is able to achieve all this stuff, तो ये होता है दैट इन द नॉन फाइनेंशियल इंडिकेटर्स भी वो कंपनी बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है. ओके, आई एम ट्राइंग टू गो वेरी स्लो बिकॉज या ये चैप्टर मुझे लगता है कि क्रिएट्स एन इम्पोर्टेंस. ओके, so what is NFPI? So non-financial performance indicators, they are the business forward in the long run. Yeah, they won't drive the business. कि आप देखो, आप कोई भी कंपनी को देखो, बट यू शुड सी देम फ्रॉम लॉन्ग रन, एक बड़े नजरिए से देखो. ताकि आज जो आपको लग रहा है कि मैं ना इतना सारा खर्चा नहीं करूंगी, आई डोंट वांट टू डू इन R&D खर्चा, इतना रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, इनोवेशन में, बट बाबा यही आपकी कंपनी को आगे लेके जाएगी, इजंट इट? सो कंसिडर दैट फैक्टर्स आल्सो. सो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स कैन मेजर सक्सेस. हाँ, अगर मेरी बैलेंस शीट में, मेरे P&L स्टेटमेंट्स में देयर इज अ गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, भाई ये फाइनेंशियली तो सक्सेस में मेजर करें, बट इट विल नॉट बी अ पक्का थिंग दैट इन फ्यूचर आल्सो इट विल एंश्योर कि आप सक्सीड करोगे. मींस आज प्रॉफिट्स देख के खुश हो रही हूँ, बट ये खुशी बहुत लंबे समय की नहीं होगी अगर उस चीज को अपने कंसिडर करने में, प्रॉफिट्स को अर्न करने में अगर मैंने क्वालिटी को डिग्रेड किया, तो इट विल नॉट बी सस्टेनेबल. ओके, इजी. Now students, over here in 1980s, पहले 1980s था ना, उसके पहले prior to 1980s, people were only considering the financial aspects. But after 1980, people को पता चला कि खाली money will not work. Along with that, we require financial factors for sure. Along with that, we need NFPIs, non-financial performance indicators, ताकि आप राउंड अबाउट करके दोनों का प्रॉपर मिक्सचर लेके कंपनी को जीत सको. So if you can understand it, it's written over here. Yeah. So since 1980s, there are many companies जिन्होंने start किया है NFIs, and these are used along with the financial performance ताकि एक perfect picture organization का मिल जाए. Okay.
समटाइम्स क्या होता है पता है, समटाइम्स ये प्रॉब्लम वाला भी केस हो जाता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या करती है, इंडिकेटर्स एक दूसरे के साथ ही इंटरेक्ट करती है, चाहे तो अलग अलग एक्टिविटीज की वजह से। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे लगा कि मार्केट शेयर इस कंपनी का बहुत अच्छा हो रहा है, बट शायद इतने कस्टमर्स को ऑफर मिल सकते हैं बट एक्चुअली नहीं मिले, या मिले, इट इज ऑल डिपेंडेड अपॉन द कंपनी। सो सच एक्शंस की वजह से पक्का शेयर्स ऑफ द कंपनी बढ़ जाएंगी, बट मे बी आपके शेयर्स बढ़ गए मींस मार्केट में आपका परसेंटेज बढ़ गया होल्डिंग का, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपने प्राइसेस को, सेलिंग प्राइस को रिड्यूस किया होगा। मे बी दैट, मे बी दैट यू मे इनकर नॉट सो मच ऑफ प्रॉफिट जैसे पहले हुआ करता था। सो ठीक है, इट इज एनी विच वेज दोनों का भी रिलेशनशिप है, बट इन द डबल डायरेक्शन। ओके, or suppose an organization has a focus on cost reduction and has an objective of 100% on-time deliveries to improve the customer satisfaction. It is both the ways. अगर आप चाहते हो कि आप कस्टमर्स को हैप्पी रखो तो डेफिनेटली यू हैव टू आल्सो वर्क अकॉर्डिंगली। सो यहाँ पे क्या बोला है कि खाली मुझे कॉस्ट को डिडक्ट 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 कम नहीं करना है, इन द लॉन्ग रन, द लॉन्ग रन मुझे वो कॉस्ट का जो डिफरेंस आ रहा है उसको अचीव करना है। छोटे समय के लिए मुझे काटना नहीं है कॉस्ट कि अरे यहाँ पे कट करो यहाँ पे कट करो, नहीं नहीं नहीं, आप ऐसे करो कि वो लॉन्ग टर्म के लिए ही कैंसिल हो जाए कॉस्ट, मतलब अननेसेसरीली चीज हो गई। ओके, फॉर एग्जाम्पल कभी कभी ऐसा होता है स्टूडेंट्स कि अब क्या करें, हमने बोला कि भाई मेरे नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंसेस अच्छे नहीं है, बट अभी मैंने अगर उनको बोला कि डिलीवरी बहुत लंबा होता है, व्हाट इफ अगर आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ही नहीं प्रोड्यूस करके दे रहा है गुड्स, राइट? तो मुझे समझना पड़ेगा कि हु नीड्स टू बी रिस्पॉन्सिबल टू होम। And yes, students, this is literally very important. Okay, this is literally very important. अब over here, obviously we know कि भाई अगर मैंने नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को कंसिडर किया इन अ कंपनी एज अ होल, डेफिनेटली आई विल बी हैविंग सर्टेन एडवांटेजेस, लाइक इट इज easier to calculate than financial, क्योंकि आपको जल्दी पता चल जाता है। कभी कभी क्या होता है कस्टमर खुश है या नहीं, वो मुझे अगर होटल इंडस्ट्री में आए, उन्होंने कुछ फूड लिया, आई गेट टू नो फ्रॉम द फेस ओनली, राइट? इट इज फ्लेक्सिबल बिकॉज हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए खुद के ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। ओ ये दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेजेस पता है क्या है नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स का? फॉर एग्जाम्पल आज मैं बहुत हैप्पी हूँ, ओके फॉर एग्जाम्पल आज मैं बहुत हैप्पी हूँ, सो मे बी इफ आई गेट अ वीडियो कॉल, आफ्टर गेटिंग वीडियो कॉल वी हैव लाइक हाउ वाज द क्वालिटी ऑफ वीडियो, मे बी यू गेट 1 स्टार 5 स्टार व्हाटएवर यू वांट टू पुट इट, ठीक है? मैं बहुत हैप्पी थी, मैंने 5 स्टार पे टिक कर दी, तो क्या पक्की बात हो गई कि 5 स्टार मैंने टिक किया तो मे बी इट इज एक्चुअली 5 स्टार जैसा चीज? और मे बी मुझे बहुत, आई वॉज वेरी एंग्री, उफ, सो मैंने जीरो को स्टार टिक किया। सो व्हाट इवेंचुअली हैपेंस स्टूडेंट्स इज दिस कि दिस इज समथिंग विच इज ह्यूमन साइकोलॉजी। सो है ना, नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स जो फाइनेंशियल टर्म्स में नहीं है, डिफिकल्ट बनता है, ठीक है, कंपेयर करने के लिए पक्का बात है, डिफिकल्ट बनता है। तो वैसे ही देयर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स which are growing on NFPIs, means non financial performances पे कौन से प्रॉब्लम्स है, ठीक? कभी कभी क्या करते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफन इग्नोर द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंटायरली, तो वो सिर्फ ना क्वालिटी कैसी है, कस्टमर कैसे खुश है, अरे देखो आप इन सब चीजों पे ध्यान दो, बट आप अगेन यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द फाइनेंशियल टर्म्स, राइट? अब ये दोनों भी साथ में होना चाहिए, इट इज टू बी पुट इन टुगेदर। मीन्स अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंशियल परफॉर्मेंसेस को टोटली इफ यू इग्नोर इट, नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स अलोन are not sufficient. They have to be in the combination of financial performances also. I hope कि आपको समझ में आ गया होगा। Yes, yes. Because एक कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? Because it is clear that the company's organization's objective is to maximize the wealth to its shareholders. Okay. Over here, कभी कभी ऐसा होता है कि ऑर्गेनाइजेशंस खुद के ही एनएफआईज रख देती है, मीन्स उनके लिए दिस इज इम्पोर्टेंट, फॉर द कंपनी समथिंग एल्स इज इम्पोर्टेंट। अब इसमें कोई भी बुराई नहीं है, ओके? सो ऑर्गेनाइजेशंस ऑफन डेवलप टू मेनी एम्प्लॉयज,
अगर आपके पास कुछ बहुत ज्यादा टू मनी लाइक एमपीआईज होंगे तो डेफिनेटली आपको कंपेयर करने में बहुत प्रॉब्लम होगा, आपको उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो सकते हैं, या दैट इज अ प्रॉब्लम व्हिच कैन अराइज, बट टू ओवरकम दैट इज important, okay? And it's very difficult to interpret and to make the decisions based on the qualitative discourses, you know. जैसे कि मेरी क्वालिटी कितनी प्रोडक्ट की अच्छी है, मैं उनको फाइनेंशियल टर्म्स में नहीं लिख सकती, आई कैन नॉट मेजर इट, ओके? सो दैट इज द सिचुएशन। ओके, ओके स्टूडेंट्स, दिस वाज जस्ट द बैकग्राउंड जो हमने सीख लिया। अब हमारे पास आते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से सच में इंपॉर्टेंट बनते हैं। फर्स्ट इज यूज ऑफ बैलेंस स्कोर कार्ड मॉडल। सो व्हाट इज फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस स्कोर कार्ड? अगर मैं आपको एक वर्ड समझाऊं यहाँ पे, तो यू विल डेफिनेटली गेट टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ बैलेंस स्कोर कार्ड। सो ये है क्या पहली बात? ओके, विल स्लोली अंडरस्टैंड इट। बैलेंस्ड स्कोर कार्ड। अब इन दिस वर्ड मुझे एक वर्ड बहुत कॉमन लग रहा है, which is balance, balance, balance. बैलेंस मतलब शायद आपको दो या दो से ज्यादा सारी चीजों को एक लिमिट में, मतलब लाइक यू टू हैंडल इट, या दैट इज ऑन इज बैलेंस, मतलब मुझे कुछ तो भी बैलेंस करना है, ओके? सो बैलेंस प्रोग्राम मीन्स इट्स अ मेथड which basically displays organizations के performances। मुझे चेक करना है कि मेरी कंपनी की परफॉर्मेंस कैसे गई है, तो उसके लिए स्टूडेंट्स आई हैव 4 पॉइंट्स। यस स्टूडेंट्स, बैलेंस स्कोर कार्ड के लिए आई हैव 4 फैक्टर्स, ओके, 4 डायमेंशंस जो एरिया में आपको सोचना पड़ेगा। फर्स्ट ओवर हियर guys, it's known as financial factors, या कोई भी कंपनी अगर अर्न करना चाहती है तो दे हैव टू कंसिडर, कोई भी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन इफ दे वांट टू ग्रो, दे हैव टू कंसिडर कि भाई मुझे फाइनेंशियल्स कैसे है उस कंपनी के। अब नेक्स्ट आपको कस्टमर की चॉइसेस, कस्टमर को क्या पसंद है, क्या कस्टमर एक बार आ रहा है, या कस्टमर हमारी कंपनी के लिए लॉयल है, या कस्टमर की क्या विशेस है। सो यस, अगर मुझे मेरी ऑर्गेनाइजेशन को नंबर 1 करना है तो डेफिनेटली मुझे ये सारे फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल टर्म्स को एक साथ रखना पड़ेगा। देयर इज फाइनेंशियल्स, कस्टमर्स, कंपनी के खुद के इंटरनल बिजनेसेस, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज लर्निंग एंड ग्रोथ। या आई होप कि आपको ये वर्ड्स क्लियरली समझ में आ रहे होंगे। यस, we'll take it easily, okay? We'll take it easily, मैं कभी रश नहीं करने वाली डेफिनेटली। सो ये बेसिकली क्या है स्टूडेंट्स? सो दिस आर बेसिकली द 4 एरियाज ऑफ पर्सपेक्टिव जो हम बैलेंस स्कोर कार्ड करते वक्त बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम फाइनेंशियल पोजीशन की बात करते हैं और फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव की बात करते हैं, तो डेफिनेटली इट इज रिलेटेड टू व्हाट? या सो अगर स्टूडेंट्स ये फाइनेंशियल थिंग है तो डेफिनेटली इट इज रिलेटेड टू शेयर होल्डर्स। या सो मतलब अगर मैं ऐसे सोच रही हूँ कि मेरे बैलेंस स्कोर कार्ड में हु इज गोइंग टू वर्क वेरी वेल, तो ये वो कंपनी को देखते हैं फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ व्हाट? फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ शेयर होल्डर। और अगर शेयर होल्डर है फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव में, तो शेयर होल्डर ऑलवेज वांट व्हाट्स? अगर ये शेयर होल्डर है, डेफिनेटली अगर ये शेयर होल्डर्स की बात करूं, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ हुज? ऑफ शेयर होल्डर्स, ओके? तो अगर मैं आपको पूछूं कि स्टूडेंट्स शेयर होल्डर्स को क्या चाहिए, तो हम लोग बोलेंगे कि मैम उनको आरओआई चाहिए, यस, उनको ईवीए चाहिए, एग्जैक्टली, उनको प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो चाहिए, एग्जैक्टली। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स, दे आर इन द नीड कि भाई आप काफी सारे अच्छे अच्छे काम करो, राइट? ताकि एज अ कंपनी उनके परफेक्शंस, उनके परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छे हो जाए एज अ फाइनेंशियल टर्म्स। अब नेक्स्ट स्टूडेंट, सेकेंड पॉइंट है मेरा कस्टमर पॉइंट। सो मैं क्या करती हूँ, अपनी कंपनी के ऑर्गेनाइजेशंस के परफॉर्मेंसेस को कैसे मेजर करती हूँ कि भाई मेरे पास जो कस्टमर्स है, क्या वो पहली बार कस्टमर्स आए हैं, क्या मेरे कस्टमर्स लॉयल है मुझसे, कितने नंबर ऑफ रिपीट कस्टमर्स है। सो या फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या कस्टमर मेरी चीज से सेटिस्फाइड है, या और आई हैव टू अंडरस्टैंड whether my customer are loyal, whether my customer are repeat customer या फर्स्ट टाइम कस्टमर कैसे है, और कितनी कंप्लेंट्स आ रही है, लाइक कंप्लेंट्स। सो स्टूडेंट्स, अगर मैं ये सारे के सारे आंसर्स को परफेक्टली दे सकूं, सो आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर हो रहे हैं तो वो लोग खाली फाइनेंशियल टर्म्स नहीं, वो लोग ऐसे कस्टमर्स को, फाइनेंशियल फिगर्स को भी ध्यान पे रख रहे हैं।
देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इंटरनल बिजनेस प्रोसेस. सो बेसिकली मैं चेक करूंगी कि मैं जो भी प्रोसेस कर रही हूँ क्या वो क्वालिटी में सही है और क्या कंपनी इज गोइंग टू गेट एन एफिशिएंसी इससे of the process. Means students try to understand it is viewed from the company's organization's performances through quality and efficiency to achieve कि आपको फ्यूचर में क्या अचीव करना है उसको कंपेयर करके हमें अपने बिजनेस को भी चेंज करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने मैन्युफैक्चरिंग साइकिल की बात की कि मेरे कितने टाइम में मैन्युफैक्चरिंग साइकिल हो रहा है, व्हाट इज अ टाइम पीरियड, व्हाट इज अ सर्कल, या दैट वे. या मैं उनको बोल सकती हूँ कि मेरी कंपनी में कितने सारे सपोर्ट सर्विसेज है या सपोर्ट सेंटर्स, साइकिल एफिशिएंसीज. सो स्टूडेंट्स देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट ऑफ डिफॉल्ट्स जो आपको इंटरनल बिजनेसेस में मिल जाएंगे. Last topic is learning and growth. Means अगर कोई company है which is very rigid, in the long run it will be out because there is a need of change, highly required. So students, that is known as learning curve, जहाँ पे it is viewed as the organization's performances through the human test, okay, through the human resources, technology, innovation. वो कुछ ना कुछ और न्यू लेके आने की कोशिश कर रहे हैं तो इट्स ओके. अगर कंपनी इंडल्ज है इन ऑल दो स्टफ, means company wants to have a future in this company, right? means employees का मन है उसमें रहने का, so obviously उनको देना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ benefits. yes, clear पक्की बात. okay, अगर अब मैं रीड करेंगे तो स्टूडेंट्स इट्स वेरी वेरी इजी. ओके, लाइक क्या, विल जस्ट रीड इट. एज अ रिजल्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स, काफी सारे प्रॉब्लम्स चल रही थी. देयर वर टू पीपल, कपलन एंड नॉटन. सो वो लोग क्या लेके आए, वो मामा ही जैसे है उनके. तो वो क्या करेंगे, दे विल ट्राई टू लाइक कंसीडर इट कि क्या एक्चुअली प्रॉब्लम्स कैसे आ रही है. तो दे विल ट्राई कि मतलब सब कुछ एकदम नॉर्मलाइज हो जाए, सब कुछ जैसे नॉर्मलाइज हो जाए, कि खाली फाइनेंशियल्स पे अगर कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो लॉन्ग रन में दिस विल नॉट वर्क, राइट. तो देयर इज अ कपलन एंड नॉर्टन बेसिकली. तो उन्होंने एक मॉडल तैयार किया. दे थॉट कि खाली फाइनेंशियल्स भी कम पढ़ सकते हैं, खाली फाइनेंशियल्स कम पढ़ेंगे तो व्हाट दे कैन ऐड फाइनेंशियल फैक्टर्स plus non-financial factors. Non-financial factors. So what are those non-financial factors? If you can see, it's basically customer. Yes, it's basically what customers. It's another second point over here. It's basically internal business. And last but not the least is learning curve, learning and growth. So if a student is achieving, like कोई भी company achieve कर रहा है financially, तो वो enough नहीं होगा until unless ये सारी चीजें भी हो कहीं company achieve कर ले. If all the stuffs are achieved, definitely if all the stuff is achieved, so हम बोल सकते हैं कि भाई कंपनी ने ना ऑर्गेनाइजली बैलेंस कर लिया सब कुछ. ओके, कंपनी हैज ऑलरेडी अंडरस्टूड विद द बैलेंस स्कोर कार्ड. Okay, now let's just read it. As a result of these problems, the Kaplan and Norton came up with the idea of balanced scorecard. A balanced scorecard ensures that organization is viewing the organization from the best possible way, जिसमें कि वो अपने आप को देख सकते हैं. Okay, like the performance measurements. So yeah, the balanced scorecard encourages organizations to take more balanced view of the performances measure by choosing a small number of financial and non-financial performances which are very important, like financial and non-financial performances. Okay, financial mein finance will come khali, and non mein it will also come in three parts. So it's customers, yes, learning and growth, yes, and business internal process. So internal. I hope कि आपको ये बहुत इजीली समझ में आ गया है. Up next, we have the most important topic. Most means इतना मैंने most बोला है, I think like not more. मैंने ऐसा most कभी ज्यादा बोला ही नहीं है. क्या? Okay. Okay, students. Yeah, just give me a break of 2 minutes. We'll resume back.
Up next, students, now this again becomes the most important topic. Okay, अगर मैं आपको अगर बात करती हूँ स्टूडेंट्स फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव, अगर मैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से बात करती हूँ, आपको दो टॉपिक्स में से एक टॉपिक आने की चांसेस सबसे ज्यादा है. सो ये स्टूडेंट्स, अगर आपने ये नाम सुना होगा, विच वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन चैप्टर 1. सो हमने चैप्टर 1 में क्या कवर किया था? वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन चैप्टर 1, अगर आपको पता होगा, बेंच मार्किंग, राइट? बेंच मार्किंग हमने ऑलरेडी कवर कर रखा है. सो या तो क्वेश्चंस आएंगे बेंच मार्किंग, जहां पे क्या होगा, डेफिनेटली सम कॉन्सेप्ट्स ऑफ टू कंपनीज दिया होगा, टू कंपनीज. सो हम क्या करेंगे, कंपनी ए एंड कंपनी बी को कंपेयर करेंगे. वी विल अंडरस्टैंड कि कंपनी ए, अगर मेरी कंपनी है तो मैं चेक करूंगी कंपनी बी में क्या इतना अच्छा है जो कंपनी ए कैन improve in itself. Or you can get another concept which is known as BBM. Okay. So today we are going to learn, अगर आपको नहीं पता है what is benchmarking students, we have already covered it in chapter 1, तो आप chapter 1 का definitely revision check on कर सकते हैं. So what is this BBM? What is this building block model? Okay, this word is legitimately very important. That is BBM. Okay, BBM, building block model. So students, ये एक ऐसा मॉडल है जो बेसिकली फिट्जगेराल्ड एंड मून ने दिया था. सो वो क्यों ऐसा, उनको क्यों ये मॉडल इंप्लीमेंट करने की नीड पड़ी? जस्ट बिकॉज ये एक ऐसा मॉडल है जो आपके परफॉर्मेंसेस को रिव्यू करेगा फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सर्विस इंडस्ट्री. यस, कौन सी इंडस्ट्री स्टूडेंट्स? सर्विस इंडस्ट्रीज. So I'll definitely give you एक या दो बहुत ही pretty examples, because this is what I expect कि ये examination में आने के chances जरूर से रखता है. Okay, so when it is basically building block model, mainly ये performances कौन करता है? तो या आपने बोला कि service industry में काम आता है. So students, जब ये BBM है, there are three words, तो हम BBM को भी ना students bifurcate करते हैं into three parts. So students, what's the first part? It's known as standards. Okay, then upcoming it's known as rewards, and we have basically dimensions. Students, इनके भी कुछ सब parts है. Oh my god, seriously? Yeah, इनके भी सब parts है basically. Only for dimensions there are two parts. First is known as determinants, and over here is known as results. Okay, results. I hope कि आपको ये समझ में आ रहा है points अभी तक जो मैंने किया. Yes, yeah. So students, अगर आप खाली देखो ना, तो ये जो बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल है, आई एम नॉट राइटिंग इट, खाली मैं नॉर्मली आपको बता रही हूँ. तो ये पर्सपेक्टिव से बना क्यों? या ये सर्विस इंडस्ट्री, मोस्टली सर्विस इंडस्ट्रीज पे ये बेस्ट सूटेबल है. तो क्या होता है बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल में ना, आपको देखना है कि अगर आपकी कोई सर्विस इंडस्ट्री है, फॉर एग्जाम्पल सर्विस इंडस्ट्री, लेट्स टेक इंस्टीट्यूशंस, हमारा सीए इंस्टीट्यूशंस, हमारे एसीसी इंस्टीट्यूशंस, राइट, हमारा लक्ष्य, व्हाट आर द स्टैंडर्ड्स? सो वो ना एक स्टैंडर्ड सेट करेंगे अपने ट्यूटर्स के लिए, या एक ट्यूटर्स के लिए, कि भाई इतने बच्चे पास होने चाहिए, मिनिमम दिस मच शुड बी अ पासिंग रेशियो, लाइक वी वांट मिनिमम 100% ओनली, या ऑब्वियसली, बट दे विल सेट, अच्छा ट्यूटर्स के लिए, कि अगर इतने से इतने परसेंटेज पास हुए तो आपको ये मिलेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा. अब व्हाट इफ कभी ऐसा आया कि पेपर्स कुछ आउट ऑफ बॉक्स ही आया, अच्छा, तो क्या उसके लिए भी हमें ट्यूटर्स को पनिश करना पड़ेगा? सो या मे बी दैट कैन बी सम स्टैंडर्ड्स जो कंपनी डे 1 पे सेट करती है. फिर डे 1 पे ना कंपनी क्या करेगी, कंपनी विल ऑलवेज पुट के भाई रिवॉर्ड्स, अगर आपने ये अचीव किया आपको ये मिलता है, अगर आपने ये अचीव नहीं किया आपको ये नहीं होता. सो प्लीज आप ऐसा बता दो कि अगर आपने ये अचीव नहीं किया तो ये आप पे इतनी पेनल्टी या रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, और क्लियरली बताओ, उनको मोटिवेट करो. बट कब करोगे? ईयर खत्म होने के बाद? नहीं, आपको उनको करते रहना है. So basically, in some chapter which is there prior, we have only these two topics and dimensions अलग से है. But students, all these things are together. So आपने day 1 पे standard set किया कि भाई इतने से इतने percentage वाले बच्चों आपको इतना होना, मतलब tutor should get the fees or penalty or whatever it is. फिर कितना मिलेगा, that is rewards. Last में जब आपके पास actual results आता है, so you see के dimensions कितने satisfy होंगे, means क्या उनके determinants है and क्या उसके results हैं. I know these words can be different for you, but ना मैं इसको पहले खाली एक बार लिख लूंगी. Okay, I'll just frame it. Students, if you learn this way, you are definitely going to get 8 marks. Okay, its standards means it's equity, it's achievable,
एंड लास्ट इट्स बेसिकली ओनरशिप. इन रिवॉर्ड्स में ना स्टूडेंट्स, रिवॉर्ड्स में इट्स बेसिकली मोटिवेशन, या इट नीड्स टू बी क्लियर एंड कंट्रोलेबिलिटी. इन डिटर्मिनेंट्स स्टूडेंट्स मेरे पास है क्वालिटी, या वी हैव रिसोर्स यूटिलाइजेशन. Students will try to understand it आराम से. Okay, third is try to have some innovation, and last is basically flexibility. और last students, my god, अब बोलोगे कि मैम कितना कुछ है. Yeah, in results there are two types of results. It's financial performance and competitive performances. Okay, so what is all this? अब ना मैं इसको आराम से एक लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करती हूँ. सपोज ना एक स्कूल है विच इज बेसिकली ऑफ 11th एंड 12th स्टैंडर्ड. सो व्हाट प्रिंसिपल ने क्या अनाउंस किया पता है? प्रिंसिपल ने ऐसे अनाउंस किया, टीचर्स को बोला कि देखो मैथ्स वाले टीचर कम ही हो, साइंस वाले टीचर कम ही हो, कॉमर्स वाले टीचर कम ही हो. उन्होंने बोला कि मैथ्स वाले बच्चे को मिनिमम 12th स्टैंडर्ड में दे शुड गेट 80%, 80 प्लस. ओके, साइंस वाले कम ही हो, यू शुड गेट मिनिमम ऑफ 70%. ओके, कॉमर्स वाले कम ही हो, यू शुड गेट मिनिमम लेट्स से 60%. क्या आपको लग रहा है कि ये इक्वली चैलेंजिंग है फॉर एवरीवन? इट्स नॉट. सो द फर्स्ट टॉपिक ऐसा होना चाहिए दैट इज इक्विटी. मींस ऑन डे वन आप जब स्टैंडर्ड सेट कर रहे हो ना, तो वो सब लोगों के लिए इक्वली चैलेंजिंग होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात करो, अगर कोई एम्प्लॉय बहुत पुराना है तो उसके लिए शायद वो टारगेट बहुत इजीली अचीवेबल है एंड किसी के लिए अचीवेबल नहीं है. व्हाट इफ मैंने अगर उनको बोला स्टूडेंट्स को कि भाई 100% मुझे सब स्टूडेंट्स पास चाहिए, अदरवाइज आपको सैलरी भी नहीं मिलेगी. स्टूडेंट्स, इट इज नॉट श्योर अचीवेबल. ट्यूटर्स के लिए इट्स नॉट 100% अचीवेबल. सो सेकेंड पॉइंट इज अचीवेबल. एंड थर्ड, अगर कुछ चीज पॉसिबल नहीं हुई या कुछ गलत हुआ तो हु विल बी रिस्पॉन्सिबल? ये भी आप डे वन पे दिख दो, मतलब लिख दो कि हाँ भाई ये अगर ऐसा ऐसा है तो यू विल गेट इट. डे वन पे आप क्लियरली उनको बताओ कि इफ यू अचीव व्हाटएवर डिजायर्ड, जो हमने आपको टॉपिक्स दिए हैं, अगर आप अचीव करते हो हम आपको मोटिवेट करेंगे, क्लियरली डे वन पे बता देंगे, या तब आपको इतने रिवॉर्ड्स मिलेंगे. फॉर एग्जाम्पल मैंने ये रिवॉर्ड्स वाला कुछ बोला ही नहीं, कंपनी ने कुछ नहीं बोला, तो टीचर्स क्या करेंगे? आराम से ध्यान देंगे, देना है तो देंगे, अदरवाइज दे विल से कि भाई मुझे तो क्या है, मुझे तो मेरी सैलरी मिल रही है, राइट? या दिस हैपेंस, दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग टू यू कि भाई ऐसी इंडस्ट्री में होता है. बट अगर वही मैंने ट्यूटर को बोल दिया 11th 12th वाले टीचर्स को कि अगर आपके बच्चे को 60 to 70% के बीच में परसेंटेज मिलता है, आपको इंक्रीमेंट मिलेगा 10% का. गुड. शायद टीचर्स को मोटिवेशन आए. प्रिंसिपल ने बोला अगर कोई बच्चे को 70 to 80%, ऐसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, तो यू गेट 20% इंक्रीमेंट, एंड मोर देन 80 यू गेट 30%. तो ये सारा कुछ ना मुझे ईयर एंड पे आके ऐसा नहीं बोलना पड़ेगा सरप्राइज आपको तो बोनस मिलने वाला था. अरे नो नो नो, व्हाटएवर आपको रिवॉर्ड्स देने हैं शुड बी क्लियरली बोलना चाहिए डे वन पे. बट वही अगर व्हाट इफ ऐसा हुआ कि पेपर इतना आउट ऑफ बॉक्स था कि टीचर भी बैठे ना करने के लिए तो भी पॉसिबल ना हो, ठीक है, तब उसके लिए क्या आप पेनलाइज करोगे टीचर्स को? आप बोलोगे नहीं 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 कुछ बच्चे पास नहीं हो रहा, सैलरी आपकी कट. नहीं नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं होता है. सो उनको उतना ही पनिश करो जितने के लिए कोई पर्सन लाइक बेसिकली कंट्रोलेबल है, या उस पे जितनी की ओनरशिप है. ओके, अगर ये दोनों मैंने डे वन पे डिसाइड कर लिया, तो मुझे ईयर एंड पे चेक करना पड़ेगा कि क्या मैंने जो प्रोडक्ट्स प्रिपेयर किया, क्या मैंने जो सर्विसेज दी है मेरे लेट्स से मैंने कौन सा एग्जाम्पल अभी स्कूल में, ठीक है, मैंने मेरे बच्चों को जैसे पढ़ाया था, तो क्या मैंने क्वालिटी सर्विस दी है? व्हाट्स द मीनिंग ऑफ क्वालिटी सर्विस? तो क्या मैंने ऐसी कुछ एबिलिटी रखा है जिससे मैं अपने जो उनको समझा रही हूँ वो कंसिस्टेंट हूँ? क्या मैंने रिसोर्स को प्रॉपरली यूटिलाइज किया है? व्हाट्स द मीनिंग ऑफ रिसोर्स यूटिलाइजेशन? फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास बहुत कम मनी है, तो क्या मैंने सारे के सारे पैसे इन्वेस्टमेंट्स में डाल दिए हैं लेकिन स्कूल्स, या मैंने वो प्रॉपर्टी को लीज पे लिया है, मैं कैसे उनको यूज कर रही हूँ? ओके, सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे कि टीचर्स टू स्टूडेंट रेशियो एंड क्वालिटी मीन्स कितने परसेंटेज स्टूडेंट्स पास हुए, दैट कैन ऑल्सो बी द क्वालिटी. अगर मैं आपको परफॉर्मेंस रेशियो रिसोर्सेस यूटिलाइजेशन की बात करूं, इट इज बेसिकली टीचर टू स्टूडेंट रेशियो. हर 10 स्टूडेंट्स के बच्चे में एक
टीचर्स है. सो लाइक दैट वे वी कैन टेक अप द रेशियो. लेट्स से अगर सारे के सारे 5 सब्जेक्ट्स पढ़ाने के लिए अगर मैं ही हूँ, तो यू विल फील कि लाइक teacher student ratio is not so good, right? So we want a proper tutor for every subject. Yes. Then we have basically innovation. जैसे कि या दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर मैंने सोचा कि रहने दो ना, मैं ये सब्जेक्ट को क्यों करूं, या फिर व्हाटएवर इट इज, मैं न्यू प्रोडक्ट और को क्यों लॉन्च करूं जबकि मैं ऑलरेडी सक्सेसफुल हूं. बट स्टूडेंट्स, क्योंकि आज वर्ल्ड इज वेरी मच डायनामिक, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस आल्सो एज अ इंडिविजुअल कि भाई हम ना क्या करें, मैक्सिमम अपने रिसोर्सेस को यूटिलाइज करके प्रॉपर इनोवेशन करें, ताकि हम कॉम्पिटिटिव पोजीशन में अपने आप को फ्लेक्सिबली उसमें इन्वॉल्व कर सके. yes? ये सब आपको ईयर एंड पे चेक करना है, एंड अलॉन्ग विद दैट आपको अपने रिजल्ट्स भी देने हैं. यू हैव टू अंडरस्टैंड इट, यू हैव टू फाइंड देम कि जब फाइनेंशियली मींस मॉनेटरी टर्म्स में आपके प्रॉफिट्स कितने हैं, व्हाट्स अ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट्स, ओके, व्हाट इज योर नेट प्रॉफिट रेशियो, आपके आरओआई कितने हैं, एटसेट्रा. और मैं ये भी मेजर कर सकती हूँ कि मेरी कंपनी जो है वो कंपटीशन में क्या लेवल में है. इट इज बेसिकली अंडर द लो कॉस्ट लीडरशिप, जहाँ पे प्राइसेस बहुत कम है बट बहुत बल्क में आपका सेल हो रहा है, वो हो, या जैसे प्राइस सेंसिटिव थे वो, पता है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन. लाइक बहुत सारी कंपनीज विल नॉट बी आईफोन कंपनी, एप्पल कंपनी, राइट, बिकॉज अ लॉट ऑफ इंक्वायरीज. देखो ऐसा नहीं है कि जो इंक्वायरी आई मेरे पास वो मेरा ऑर्डर बन जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है. आज मुझे 10 जन ने पूछा, मे बी उसमें से खाली 2 पीपल ऑर्डर भी देंगे. तो या इट्स नॉट ऑलवेज सेम. ओके, सो कंसिडरिंग दैट वी हैव टू एनालाइज द बीबीएम. सो अगर इतने सारे टॉपिक्स को हम समझेंगे इन द बुक बिल्डिंग मॉडल, डेफिनेटली आई एम प्रिटेंडिंग यू, मैं बोल रही हूँ आपको कि आप पेपर्स में इसको आराम से लिख सकते हो. Okay, so yeah, we'll just read it for once. Yeah, so students, over here, Fitzgerald and Moon's BBM, building block model. Although Fitzgerald and book building model बाद में discuss किया है, it is worth here that it is such an include indicator है of financial and non-financial performances. The book building model was convinced over here for use in the service business. So मैंने क्या बोला students? बेसिकली ये ज्यादा करके है ना, कन्विंस करता है द सर्विस इंडस्ट्रीज को, फॉर एंड पर्पस इज टू मेजर द परफॉर्मेंस अंडर दिस 6 कैटेगरीज. व्हिच आर द 6 कैटेगरीज गाइस? अगर आपको याद होगा, आई टोल्ड यू देयर आर बेसिकली 4 कैटेगरीज, बट इनिशियल चैप्टर्स में दे हैव टेकन अप स्टैंडर्ड्स एंड रिवॉर्ड्स. सो नाउ इट्स ओनली द डायमेंशंस. सो अगर आप चेक करो, ओनली रिजल्ट्स दिया है. either you can be the profitable company, good profits, or you can be a competitive company. Along with that, जो मेरे 4 determinants थे, ये 2 तो results हो गए, financial and competitive. What are the 4 determinants? Okay, so that are basically the quality of the services. क्या? कि मेरी कंपनी की सर्विस कैसी है, the quality, मेरे कितने बच्चे पास हो रहे हैं, quality. What's flexibility? या अगर आज कुछ ऐसा situation हुआ which is not good, so definitely I have to be ready for paying that. Okay, so yes, it is the availability, it's the ability to customize the services to meet the needs. Then we have resource को मुझे किस तरीके से यूज करना है properly. Like properly means, okay, for example अगर मैंने बोला resource utilize करना है, so for example I'm just giving you an example of ACCA offices में जहाँ पे audits होते हैं, ठीक है, audits. Day 1 में standard में what happened in the standards? So what I did, I was having, let's say, 5 articles इनमें का बने. So article 1, 2, 3, 4 and मैंने article 1 को let's say 50 audits दी. Okay, second को 120, third को 10, fourth को 58 and fifth को let's say 64 और 65. So do you think कि आपने सबको equally challenging audits दी है? पक्का it's not there. Yeah, along with that, एक पर्सन चाहे तो कितना भी मेहनत कर ले, डेफिनेटली वो 60 ऑडिट्स के ऊपर नहीं कर सकता. तो जस्ट इमेजिन, क्या ये इक्वली एक्सेप्टेबल है? तो यहाँ पे मे बी इट्स नॉट इक्वली एक्सेप्टेबल. सो ओनरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? अगर आपका ऑडिट रिपोर्ट गलत साइन हो गया तो या दैट कैन ऑल्सो बी अ प्रॉब्लम, राइट. अब आता थी रिवॉर्ड्स की. तो रिवॉर्ड्स तो लाइक दे शुड गेट इट ओनली. अगर ये ऑफिस के हैं तो डेफिनेटली उनको मिलना चाहिए अगर उन्होंने अचीव किया. लेटर ऑन अगर डिटर्मिनेंट्स की बात करें तो यस, इट नीड्स टू बी प्रॉफिटेबल. ऑब्वियसली क्वालिटी ऑफ सर्विसेज यहाँ पे अच्छी मिलनी चाहिए.
in the company, and flexibility and resource utilization. I hope आपको सच में समझ में आ रहा है. Yes, are we going good? Yeah. Okay. Within each category of BPM, the organization has to decide कि कौन सा measures better है. So basically dimension की बात थी ना students, dimension. So two types, determinant and yeah students, what's next? And obviously the results या तो financial terms में आएंगे या फिर competitive means leadership. आप लेस प्राइस में लीडरशिप चाहते हो या आप चाहते हो प्रोडक्ट को डिफरेंशिएशन करना. ओके, सो ऑल दिस आर माय नॉर्मल स्टफ्स जो आपके रिजल्ट्स के बेसिस पे आएंगे. ओके, सॉरी या रिजल्ट्स के बेसिस पे लाइक आई कैन टेक फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल एंड कॉम्पिटिटिव. व्हाट अबाउट डिटर्मिनेंट्स? अगर आप डिटर्मिनेंट्स में चेक करते हैं स्टूडेंट्स, आई हैव क्वालिटी जिसको मैं बिल्कुल भी कंप्रोमाइज नहीं करूंगी. देन आई हैव रिसोर्स टू यूटिलाइज इट प्रॉपर्ली. आई हैव टू ऑल्सो क्रिएट क्या इनोवेशन भी करना है मुझे, एंड फ्लेक्सिबिलिटी. या ओके, अब उन्होंने क्वेश्चन क्या दिया है, प्लीज चेक इट. Within the each organization of BBM, the organization has to understand कि कौन सा better है. So my two dimensions are like four determinants, star determinants है. For example, high quality of services may lead to greater customer loyalty. अगर आप अच्छी सर्विसेज दोगे तो शायद एक बार कस्टमर आएगा, उनको पसंद आएगा, so definitely he will come back. मुझे उनको बुलाना नहीं पड़ेगा, he will come back on his own. So yes students, all these factors are very 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 important अगर आप कोई भी सर्विस इंडस्ट्री में हो. So basically the determinants जो है are likely to be mainly non-financial measures. Okay, the financial performance indicates your measures are successful. Okay, now they have asked us कि भाई non-performances जो indicators है in relation to employees means the value of the organization के employees is not considered. Value को नहीं ध्यान में रखेंगे in the financial statements. Therefore, it's very important कि have हमें human capital को value करना पड़ेगा अच्छे से. I hope आपको सब समझ में आ रहा है. Yes, we are not going fast, right? Okay. Yeah. We can start it within a period of 5 minutes break.
हाँ स्टूडेंट्स, अगर हम इसे कंटिन्यू करते हैं, द BBM, दैट इज बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल विच इज गिवन बाय फिट्जगेराल्ड एंड मून। तो आई एम डेफिनेटली श्योर कि आपको इसके कॉन्सेप्ट्स इनिशियली समझ में आ गए हैं। अप नेक्स्ट दे हैव रिटन के द ऑर्गेनाइजेशन चाहे जो भी हो ना, उनके विशेष क्या होते हैं? To keep the employees include basically knowledge and skill which comes from education, right? कभी कभी उनको एटीट्यूड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको कंसिडर करने पड़ते हैं एज अ नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर। कि अगर चाहे तो कुछ भी लाइक न्यू कुछ आप इम्प्रूव करो, या सर्विस इंडस्ट्री है फॉर एग्जांपल, होटल इंडस्ट्री या कुछ भी, तो हाउ इज द एटीट्यूड ऑफ द एम्प्लॉयज वर्किंग देयर? क्या वो बहुत हेल्पफुल है या क्या वो बहुत रूड है? सो इवन दैट कैन इम्पैक्ट द कंपनी ऑल्सो। सो इन सर्विस इंडस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप अगर सर्विस इंडस्ट्री की बात करते हो तो ह्यूज एक्सपेंडिचर जो हो रहा है ना, ह्यूज एक्सपेंडिचर जो पीएनएल स्टेटमेंट में होता है, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ डायरेक्ट लेबर, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ डायरेक्ट ओवरहेड्स, नो, डेफिनेटली वो होती है सैलरीज, क्योंकि एम्प्लॉयज होते हैं उनकी रियल एसेट्स, राइट? सो उनके ऊपर जो खर्चा होता है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। So in service industry, it in particular, it is very important that the employees have to demonstrate a positive and a helpful attitude while dealing with the customers and clients. अगर मेरी ही कंपनी है, फॉर एग्जाम्पल आई टोल्ड यू कि डेफिनेटली मेरी ऑलरेडी एक प्रोफिशिएंट कंसल्टेंसी भी है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई क्लाइंट आया, ठीक है, मैंने उनको बोला कि हाँ आई गिव यू द रिप्लाई, आई गिव यू द रिप्लाई, ऐसे करके मैंने उनके बहुत सारे डेज, वैल्यूएबल डेज तक मैंने उनको रिप्लाई नहीं किया। सो शायद आज वो चाहे तो उनकी कुछ मजबूरी है कि वो आज मेरे साथ है विद द वर्क, या बट ऐसा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ कॉम्पिटिटर्स। वो आज के आज शायद मुझे छोड़ के कहीं और भी चले जा सकते हैं। वाई? शायद मैं बहुत क्विक इनको रिस्पॉन्स नहीं कर पा रही हूँ, ये शायद मैं उनके केस को इतनी इंपॉर्टेंसली हैंडल नहीं कर रही हूँ, या देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मैं शायद उनको इतनी वैल्यू नहीं क्रिएट कर पा रही। सो ऑल दिस थिंग्स कैन बी अ सिचुएशन, ठीक है? सो ये भी मुझे कंसिडर करना पड़ेगा। अगेन विद दैट मॉरल इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। अगर कोई एम्प्लॉय का अंदर से ही वो मॉरल डाउन हो जाता है, इफ दे डोंट गेट कॉन्फिडेंस वहां पे वर्क करके भी, लाइक अगर मैं किसी कंपनी में वर्क कर रही हूँ एंड वहां पे मुझे एज अ स्लेव ट्रीट कर रहे हैं, जहां मुझे कुछ भी अथॉरिटी नहीं है, कुछ भी इंडिपेंडेंस नहीं है, हर चीज में मुझे लाइक फील होता है कि एक तो मुझसे इतना काम करवा रहे हैं, मुझे इतना पे भी नहीं कर रहे, तो एम्प्लॉयज का मन उतना नहीं अच्छा हैप्पी होगा। अगर एम्प्लॉयज ने वो कंपनी में काम करके भी उसको वो कंपनी अपनी सी ना लगे, तो डेफिनेटली है कि वो एम्प्लॉय वहां से छोड़ के चला जाएगा। सो poor employee moral may affect the attitude of the employees because huge staff turnover, and high staff turnover leads to additional cost. Why additional cost? Students, definitely अगर लाइक से एबीसी कंपनी में से लेट्स से 20 एम्प्लॉयज लेफ्ट, तो डेफिनेटली उन 20 एम्प्लॉयज की जगह तो किसी ना किसी को फिल करनी पड़ेगी। सो अगेन एचआर डिपार्टमेंट हैज टू अंडरस्टैंड विद द रिक्रूटमेंट, अगेन जो न्यू एम्प्लॉयज आए हैं, ओके, उनको ट्रेनिंग करना पड़ेगा। सो अगेन देयर आर लॉट ऑफ स्टफ्स जो होंगे, ओके, दिस कैन ऑल्सो बी अ सिचुएशन। ओके, ओवर हियर परफॉर्मेंस मेजरमेंट इन रिलेशन टू, हमने देखा था कि क्वालिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अच्छा इतनी लाइक इन फ्रंट ऑफ सो मेनी ट्यूटर एंड इतने सारे स्टूडेंट्स, कितने, व्हाट आर द पासिंग परसेंटेज, राइट? तो अगर मैं एक सर्विस इंडस्ट्री की बात करूं फॉर द क्वालिटी, सो क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इज फार मोर इम्पोर्टेंट देन द competition advantage, because over here आज there are a lot of people today who are not price sensitive, means उनको प्राइस से इतना फर्क नहीं पड़ता, but they will be ready to pay more अगर उनको क्वालिटी मिल रही है, राइट? क्योंकि उनको लगेगा कि जितना भी उन्होंने मनी पे किया है उतना तो मिनिमम वर्थ होना चाहिए उस प्रोडक्ट का। सो मेनी ऑर्गेनाइजेशंस compete on the quality, which is important cost driver for the long term success. Many companies have adopted ये, this is very important, what is this? TQM programs, TQM programs. So many big companies ने ना TQM program set किया, that is total quality management, means आपको क्वालिटी को मैनेज करने के लिए, क्वालिटी को अच्छी मेंटेन करने के लिए भी कुछ खर्चे देने पड़ सकते हैं या पड़ते हैं। मैं फॉर एग्जांपल अगर मुझे चेक करना है कि मैंने जो मटेरियल ए परचेज किया है फ्रॉम माय सप्लायर, क्या उसकी क्वालिटी अच्छी है,
So obviously I can do certain surveys, right? Inspections कर सकती हूँ. तो भाई मुझे क्वालिटी पे खर्चा करने की जरूरत है. अगर मैंने क्वालिटी पे खर्चा नहीं किया तो पक्की बात बनती है कि आपके जो प्रोडक्ट्स बनेंगे वो गलत गलत बनेंगे, आपके कुछ डिफॉल्टी प्रोडक्ट्स बनेंगे, जिसकी वजह से इन लॉन्ग रन कंपनी के नाम ही खराब होगा. And that is something which is not acceptable by companies, right? So TQM is very important. So many companies have adopted today TQM, total quality management programs, and therefore monitor the quality at of production process. So okay, further, what is quality of products? कैसे हो सकता है quality of products? Okay, अगर मैं ये quality of products की बात करूं, so quality and okay, I'll just write it quality. कैसे हम लोग समझते हैं for quality of products? Yeah, it went a bit down. Yeah. Okay, first is quality of products. There are certain measures जिससे कि हम चेक करेंगे कि अच्छा quality is been maintained or not, या कस्टमर सेटिस्फाई है या नहीं. फॉर एग्जाम्पल परसेंटेज, अगर आपने कुछ गुड्स सोल्ड किया, सबको कैसे पता चलेगा कि भाई जो गुड्स आपने सेल किया उसकी क्वालिटी कैसी है. सो परसेंटेज ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, आप सोचोगे कि अच्छा कितने परसेंटेज गुड्स आपने सेल किए एंड कितने परसेंटेज गुड्स है जो फॉल्टी आपके पास वापस आए. सो अगर 100% आपने सेल किए एंड 100% अच्छे हैं, so definitely your quality of the products is very good. Agreed? Yes. So goods placed over here are identified by understanding the faulty before sale and कितने ऐसे goods है जो scrap हो गए हैं या rework लग रहा है, और percentage of goods sold that are returned back क्योंकि वो इतने अच्छे नहीं थे, या cost of fixing the products. For example, अगर मैंने सेल तो कर दिया, अब ऐसा हुआ कि मैंने उसके साथ वारंटी अटैच की, क्योंकि विद इन 2 years अगर कुछ खराब हुआ तो आप लेके आना. अगर सच में कुछ 2 years में खराब होता है तो स्टूडेंट्स अब उसको भी तो कॉस्ट लगेगा मुझे फिक्स करने में. यस, इवन आई हैव दिस लाइक रेट व्हिच इज नोन एज कस्टमर रिटेंशन रेट. एक बार कस्टमर आ गया मेरी शॉप में टू परचेज, इतना इनफ नहीं है. आई वांट कि अगर वो एक बार आए तो वो बार बार मेरी ही शॉप से रिटेन करे कस्टमर को. आपको पता है कि अगर कोई भी न्यू शॉप ओपन होती है तो फर्स्ट टाइम नॉर्मली सारे के सारे कस्टमर्स एक बार तो विजिट करते हैं, बट उसको वापस कम बैक करने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वी वांट टू रिटेन द कस्टमर्स. So crude indicators of loyalty. So loyalty of the customer is very important. More inside information is there. Okay, cool. Then what about quality of services? अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल किसी को सर्विसेज दी, ओके, आई हैव गिवन द सर्विसेज टू क्लाइंट. ओके, तो मैंने क्लाइंट ने मुझे कॉल किया कि मैम मुझे ये परचेस करना है तो प्लीज मुझे लाइक हेल्प मी आउट फॉर जीएसटी पर्पसेस. सो कैसी मेरी सर्विसेज अच्छी होगी, बिकॉज नॉर्मली सर्विसेज इंटैंजिबल होती है जिनको मैं देख नहीं सकती, but it is basically because of my knowledge which I possess, right? So services are different to products because products are like tangible, which हम see, we can see कुछ खराब हो सकता है नहीं. In that there is no tangible product, in which means if it is service industry there is basically intangible thing which I cannot see and touch, but customer उसकी value करेगा, but customer or let's say client is going to value that. Okay, about so what the client values about services is always not so clear. For example customer की complaint, अगर customer को मैंने कुछ reviews दिए and if he is not happy, अगर मेरी client is not happy, maybe अगर मैं lawyer हूँ, for example if I'm lawyer, अगर मेरा कोर्ट केस हार गए, so definitely so definitely my customer will not be happy, right? The problem is that the problem with this measure is that it does not take account the customers who are unhappy with the services but who did not complain. अब ये प्रॉब्लम क्यों आती है पता है स्टूडेंट्स, कभी कभी नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स में कभी कभी ना कस्टमर्स अनहैप्पी होते हैं बट वो रिव्यू नहीं देते. क्यों क्यों पता है, फीडबैक में उनको लगता है कि कौन कौन मगजमारी करेगा, कौन रिव्यू देगा, सब कुछ लिखेगा, इट्स बेटर इफ आई एम नॉट हैप्पी आई विल नॉट गो एंड परचेस अगेन, खत्म बात. सो या दिस कैन ऑल्सो हैपन. Sometimes even this can happen. There is number of repeat clients. If an objective performance measurement, if the customer is happy, he will definitely come back. Now rankings from customer services survey.
The problem with this is that some customers may not complete the survey. अगर मैंने सबको एक अगर आपने परचेस किया है तो प्लीज फिल द सर्वे. अरे बाबा, इनिशियली जरूरी नहीं है कि सबकी सब सर्विस फिल करेंगे. अगर सबकी सब सर्विस फिल नहीं करते, मेरा फीडबैक विल बी इनकम्प्लीट. तो मुझे क्वालिटी इंफॉर्मेशन मिलने के लिए, फॉर एग्जाम्पल, द नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के रैंकिंग्स मिलने के लिए बहुत डिफिकल्ट है. So the problems with these is that some customers may not complete the survey at all. Others कर सकते हैं, बट वो क्या करेंगे, फटाफट फटाफट में सब में यस 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 करके टिक कर देंगे, 5 स्टार 2 स्टार. अरे बाबा, वो पूरा का पूरा पढ़ेंगे भी नहीं. इंस्टेड ऑफ लाइक रीडिंग इन एंटायरली, खाली ऐसी फटाफट फटाफट जस्ट टू फिल द सर्वे फॉर लाइक नेम सेक. सो इवन दैट इज नॉट गुड, राइट? कभी कभी rankings of the customers attitude performance by the management is undercover. So students, there are a lot of aspects जो मुझे क्वालिटी मैनेजमेंट में ध्यान में रखना पड़ेगा. Then it's assess and availability of the product. So for example, कभी कभी ऐसी performances भी important है जो बोलते हैं there are aspects of performances as customer may leave if they are not available to obtain goods and services what they want. For example, मैं सुपर मॉल में गई, सुपर मॉल, I wanted product Y, but वहां पे there was no product Y. So what I will do, मे बी शायद मैं इतना सोच भी ना करूं, मैंने बोला उनको, उन्होंने बोला नहीं है, सो आई विल जस्ट गो अवे. एंड फिर वो पता है क्या होता है स्टूडेंट्स, एक मेरे बैक एंड में दिमाग आ जाता है कि भाई यहाँ पे तो इतनी सारी चीजें अवेलेबल ही नहीं होती है, मीन्स यहाँ से नहीं परचेस करना, लेट मी परचेज इट फ्रॉम अनदर वे. सो यस स्टूडेंट्स, इवन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो विद दीज हमने स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया. नाउ इट इज नोन एज ब्रांड अवेयरनेस एंड कंपनी प्रोफाइल. सो हर वो पर्सन जो आईफोन खरीदता है इज गुड, बट हर वो पर्सन जो आईफोन के बारे में जानता है ना, इट्स मोर गुड. So people don't want that कि you be the customer of the brand. They just want, the organization wants to be known, to be recognized. So it's important to have a brand recognition and company का अच्छा profile. Okay, so what's the significance? Although it can be expensive, अगर वो branded चीज है तो पक्का वो expensive होगा. Although it is expensive for the organization to purchase and maintain the brand or like to company profile, but these are what, अगर किसी कंपनी ने ब्रांड बनाया तो वो उसके लिए क्या है, यू नो, इन द फाइनेंशियल पोजीशंस हम उसको इंटेंजिबल एसेट्स में रिकॉर्ड करते हैं. व्हाई? बिकॉज आज नहीं बट इन अपकमिंग फ्यूचर तो वो कंपनी के पास कुछ बेनिफिट्स होगा. एग्जैक्टली, यस. सो आई नो इट्स एक्सपेंसिव, but to develop and to maintain brands or company profile, such intangibles can have a significant positive impact. This impact will depend on the extent कि वो भाई कितना उसके features है. So guys, what are the features? First of all, if I tell you about Puma, if I tell you about Adidas, if I say about Nike, so आपको ये सब पता है, आपको ये सब पता है क्यों? क्योंकि it's a recognition names. एंड आपको पता है कि कस्टमर ने अगर बोलते हैं ना कि अगर मैंने इससे परचेस किया तो मुझे कहीं और से नहीं मन होगा, क्योंकि माय कस्टमर्स आर आल्सो लॉयल नॉट लियल, इट्स लॉयल. अलॉन्ग विद दैट मुझे मेरे दिमाग में एक माइंडसेट आ जाता है कि नहीं, ये कंपनी के अगर हम परचेस करेंगे तो इसकी क्वालिटी एंड ऑल इज वेरी सुपर. सो इट्स बेसिकली द परसेप्शन ऑफ द क्वालिटी एंड द लग्जरी. एंड लास्ट but not the least, it's basically the trademarks and the patents which are important. So ये थोड़े normal topics हो सकते हैं. But then what is the meaning of brand awareness? Okay, so मुझे पता चला एक बार कि मतलब मैम आपने बोला कि इट्स नॉट रिक्वायर्ड कि सब कोई आईफोन परचेस करे, राइट? एटलीस्ट उनको पता होना भी इम्पोर्टेंट है. या सो इट्स क्रूशियल कि उनको ब्रांड के बारे में अवेयरनेस हो. कहाँ से ब्रांड के बारे में पता चलेगा? मैम टीवी, इंटरनेट. मैम इंटरनेट से तो क्या नहीं पता चलता, लाइक एवरीथिंग इन द वर्ल्ड. या सो या इट कैन बी बेसिकली फ्रॉम फेसबुक, फ्रॉम सम अदर थिंग, सम Pinterest, some LinkedIn profile, some YouTube, some etc., some Instagram, everywhere, Twitter and all. So they get a lot of information. Yeah, about brand awareness and company profile. What is brand awareness? पहली बात, the most important thing is कि you don't need to be a customer to have a brand awareness. No. अगर आपको पता भी है वो कंपनी क्या कर रही है, what are they promoting, it's enough. Because maybe today your financial capacity इतनी भी नहीं है कि आप purchase कर सको. But somewhere in the back of your mind you are started making a plan that way. Okay, so brand awareness means the ability of the customer to recognize and recall the brand
Over here, the brand awareness and brand loyalty are different. Okay, the brand awareness and the brand loyalty are very different. So what it is different? आपको पता होना, it's brand awareness. Okay, you know it, it's brand awareness. You know about the company, it's awareness. And if I always purchase from here, so that is basically the loyalty. Yeah, let's read it. It is important to differentiate between the brand awareness and the loyalty. So brand awareness is the extent to which the customer can recognize and recall the brand. क्या एक तरीका है like brand को recognize करना. But what is loyalty? अच्छा, loyalty means brand loyalty is the extent to which the customers कितने हद तक buy करते हैं, कितने हद कितने हद तक buy करते हैं. That is basically brand loyalty is the extent to which the customer buys a product because of the brand and will continue to buy, क्योंकि आपको पता है कि ये कंपनी इतनी अच्छी है कि फ्यूचर में तो कुछ प्रॉब्लम होगा ही नहीं. तो आज आप परचेस करो, कल और परचेस करो, like that we keep a stock, right? Cool. Then in that it's very important to have a proper business. It's very important to have a significant business. So अगर customers को ये पता ही नहीं है, the customer does not know that an organization, they will not buy from it. अगर आपको पता ही नहीं है कि ऐसा कुछ शॉप का नेम है, and hence important है कि भाई आपको brand awareness पता हो. Yeah, for that you have to have the brand awareness. For many organizations, the brands are mostly the valuable stock that they can control. And yeah, maybe that way also. Then a brand may be what? What is brand? Okay, what's branded? हम लोग बोलते हैं ना, मैम मुझे branded चाहिए, branded. So it's nothing like, but उसके पास tag है, something from foreign country. Yeah. तो it's something like okay, brand. It, अगर मैं ऐसे बोलती हूँ, for example, okay, so basically brand means be the name of the company, in which cases all the products are made and they get the benefits from it. For example, the name of the car manufacturer such as Mercedes-Benz. So वो नाम से भी कभी important हो जाता है. Like if you know in some of the other companies, they would like to bring up the good person ताकि वो उसके brand ambassadors बन सके. Like brand ambassadors. Yeah, and lot of big people are doing the advertisement to be brand ambassador ताकि उनके नाम के सारे कुछ. But to be very frank, they also don't use those products for sure. Yeah, होता है. Okay. Related to particular products, like for example, Persil washing powder owned by university. Okay. काफी सारे ऐसे benefits भी हुए हैं that owns the brand. That is, the brand name differentiations the project and the product, enabling the company to focus on its target. So काफी सारे benefits तो है, पक्का है कि अगर brand awareness हुआ तो आपको पता चलेगा कि आपका target क्या है, how you want to achieve it, and if the brand relates to one product, that brand can be leveraged to other products. For example, अगर आपके पास कोई एक पर्टिकुलर like cigarette है तो you can use it in the other launches. It's okay. That the brand may also lead to brand loyalty, and therefore repeat customers will be sure. Yeah, new time customers भी आएंगे, full time customers भी होंगे, like the people, and yeah, the work will go on. I hope आपको ये clearly आ गया है समझ. Yes. Okay. I'll just wait for 2 more minutes. पक्का समझ में आया? Yes. Up next we have performance management issue. मतलब कभी कभी अगर आपको ब्रांड को अवेयर करना है, आपको ब्रांडेड चीज चाहिए, तो what you should possess something in your knowledge. Yes. So in order to maintain the brand awareness, the company must invest कहाँ पे? In advertising and publicity. Yes. अगर मुझे like YouTube, we are having YouTube. If like I don't publish it in some way, so definitely how my students will get the benefits out of it, isn't it? So yes, students, it's very important कि आपके पास क्या होना चाहिए. Yes, guys, we should have minimum advertisement करने का तो खर्चा होना चाहिए. At least advertisement किया तो काफी लोगों को पता तो चलेगा at least इसके बारे में. So yes. So in order to maintain the brand awareness, organizations को बहुत सारा invest करना पड़ रहा है for publicity. For example, it is important to select a method कि आपको कैसे advertise करना है, right? कि कैसे आपको brand को portray करना है and all. So all the stuff is to be done. Okay.
नेक्स्ट स्टूडेंट्स, मुझे ब्रांड अवेयरनेस एंड कंपनी प्रोफाइल के बारे में क्या जानने की जरूरत है? ओवर हियर द मैनेजमेंट अकाउंटेंट, आज ना जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट है ना, जो हमें पता है दैट वो खाली फाइनेंशियल फिगर्स में आपको बजट्स प्रिपेयर नहीं करके देंगे। रिगार्डिंग दैट वो सोचेंगे कि भाई किस टाइप का प्रमोशन किया जाए, कैसे वो ब्रांड को मॉनिटर करे, कहाँ पे एक्स्ट्रा खर्चा करे ताकि द कंपनीज ब्रांड्स लाइक और ज्यादा फेमस हो जाए करके। ठीक, इफ द ब्रांड सजेस्ट कि क्वालिटी आपको कैसे रखनी है, मेंटेन करनी है, डेफिनेटली द ऑर्गेनाइजेशंस को उसी चीज को क्वालिटी चेक्स भी करवाने पड़ता है ताकि दे हैव द एश्योरेंस कि व्हाटएवर टाइप ऑफ क्वालिटी इज एक्सेप्टेबल। राइट, the management accountant may involve in providing financial information about the quality cost. Quality cost हम सीखने वाले हैं। There are four types of quality cost. These two first costs are known as good cost, yeah, or I can say the conference cost, conformance. And these two costs are known as bad cost, yeah, cost of non-conformance. Non-conformance. Okay, so don't worry students, ये हम सीखने ही वाले हैं any which ways. We have a lot of time to learn that, yeah, conference and non-conference. So conformance. Okay, so we just have to consider financial figures भी and non-financial terms भी. Okay, so this was normal about the brand. What is company profile? Means company की situation क्या है in the world, right? So company's profile is how an organization appears in the outside world. As a brand, a positive company profile can lead to increased sales. अगर बहुत ही reputed company है, reputed company. So if they are good, the profile is also very good. Like people have faith on them. For example, then what will happen? Like definitely the sales will get increased. More the customers will like, so customers will also be more. If the company had a bad profile, ये कुछ भी नहीं होगा, right? Exactly. अगर बैड प्रोफाइल होगा तो पीपल विल फील कि ये कंपनी बहुत अच्छी नहीं है, तो इसमें इन्वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, इनके प्रोडक्ट्स भी अच्छे नहीं है, एंड उनको छोड़ दो लाइक दैट वे। सो बैड क्वालिटी ऑफ सर्विसेज मींस, फॉर एग्जांपल, अगर मुझे मेरे क्लाइंट ने फोन किया, उनको एक क्वेरी थी और मैंने उनको बहुत ही बदतमीजी से आंसर दिया, सो दैट विल नॉट वर्क वेल। दैट इज रूड स्टाफ डिले इन रिटर्निंग द कॉल्स एंड ऑल इज नॉट गुड। या then obviously some ethical and social responsibilities and quality which is prime. ओके ओके, विद दीज स्टूडेंट्स हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक फिनिश किया है। नाउ वी आर एट अ पोजीशन जो हम सेकेंड टॉपिक अंडरस्टैंड करेंगे, जिसको बोलते हैं जापानीज बिजनेस प्रैक्टिसेस एंड मैनेजमेंट टेक्निक्स। ओके, सो व्हाट इज दिस जापानीज बिजनेस प्रैक्टिसेस एंड मैनेजमेंट टेक्निक्स? सो बेसिकली स्टूडेंट्स जस्ट गिव मी अ मिनट, आई हैव ऑलरेडी मेड अप अ सिचुएशन फॉर यू। हम इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स लीन सिस्टम्स, लीन सिस्टम एंड इनोवेशन। Okay, for these now I just wanted to insert one page. Okay, students, ये जो lean system है ना, या ये the lean system and the management tools, it is also known as basically during production हमें चेक करना है या कुछ भी situation में कि हम waste को minimize करें, या we just need to know about over here about the waste to minimize. I'll just write it over here. It's important to understand like it's a method जिससे हम क्या find करेंगे? Waste needs to be minimized. Minimization. Then waste during production. During production means for example कुछ produce करते वक्त if I get to know कि 100 unit of input लेके if I'm producing only 50 units of output, तो अब इतने ज्यादा input क्यों ले रहे हो? आधे going bad, आधे getting wasted, या पड़े पड़े खराब हो रहे हैं, like what could be done? Okay, so if I'm telling you कि waste को minimize करना है, so waste को minimize करने के लिए what are the steps required? So yes students, we have to like analyze the situation. Yeah, what are the like it's any step, yeah, whatever the process is, अगर वो खराब हो गया तो you all have to make it clear. That way, simple. Up next, कौन से type of waste है? So basically there are some type of waste. अगर overproduction, अगर मेरी कंपनी में let's say the demand was 200 people, okay, 200 like sorry units. If my units were like my demand was 200 units for example, so many 200 units, I thought like maybe the demand is this much. Okay, this is what is estimated. तो मैंने शायद 200 यूनिट्स को प्रोड्यूस किया होगा,
एक्चुअली लेट्स से फॉर एक्चुअली लोगों को वो इतना यूनिट्स पसंद नहीं आ रही थी, तो ओनली 18 यूनिट्स वर सोल्ड. So remaining 120 का क्या students? What about remaining 120? If it is a waste, yes, it's a waste of overproduction. जैसे कि आपने बहुत पहले से प्रोडक्शन करके रखा है, तो डेफिनेटली आज तक उनकी क्वालिटी, कॉस्ट, एवरीथिंग would have been gone. So वो आज के आज वैसा का वैसा सेम नहीं होगा. So similarly, if I'm having more inventory of another topic, more inventory, कुछ ज्यादा ही इन्वेंट्री है, अरे वो भी पड़े पड़े खराब हो जाएंगे. अग्री? यस. वेटिंग पीरियड. देन वी हैव मोशन. मतलब जैसे कि अगर मेरी ऑफिस है यहाँ से, लाइक मेरी फैक्ट्री है लेट्स से इन दिस फ्लोर, बट इफ यू वांट टू गेट फ्रेश इनफ फॉर कैंटीन एंड ऑल, आपको 1 किलोमीटर चल के जाना पड़ेगा. सो दैट मेक्स कि आपका ऑफिस से मोमेंट आर वेरी हाई. एंड डेफिनेटली अगर कुछ दूर है तो डेफिनेटली व्हाट विल हैपन, the people will like maybe not in the position कि they can daily travel. They'll be tired like that way. Yeah, so even that is a like a waste. Okay. Then we have more transportation. Why more transportation? Initially like एक ही बार हम ऑर्डर करते थे आ जाता था, but now it is not. कि आपको more transportation, you will understand in the concept of just in time. More transportation. Then we have basically defects, जो common है defects, and over processing. Yes students, so these are certain waste जो हमें पढ़ना है. अब ये waste को कुछ तो टेक्निक से निकालना पड़ेगा ना, to reduce or to minimize the waste. What are the techniques over here? Yeah, basically it's just in time. Just in time. We have Kaizen costing. Yes students, we have all those stuff. We have 5S. Yeah. We have TQM. Yeah. We have target costing. Let's read it one by one. Like what they have given us. First is known as TQM, Total Quality Management. Means, what it is TQM students, मुझे अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ऐसे कितने खर्चे करूं जिससे कि मेरी क्वालिटी बहुत ही अच्छे से मेंटेन्ड रहे. मीन्स विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी, हाउ कैन आई अचीव दिस सक्सेस? तो इसके लिए ना स्टूडेंट्स, वी हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ क्वालिटी. वी हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ क्वालिटी जिसको हम COQ बोलते हैं. सो बेसिकली दिस इज द कॉस्ट. जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में ऐसा कॉस्ट होता है ना कि आप कॉस्ट उतना ही रखो, ठीक है, क्वालिटी मैनेज करने का कॉस्ट उतने रखे आपकी, या तो प्रोडक्शन इंक्रीज करो या तो एफिशिएंसी, राइट. या अगर आप कॉस्ट को कम करना चाहते हो तो ऐसा ना हो कि आपका लिविंग स्टैंडर्ड भी डाउन हो जाए. सो इफ इट्स TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, इट इज नॉर्मली व्यूड 4 टॉपिक्स के हिसाब से, फोर पॉइंट्स. So I will just read it. So TQM continuously is an improvement in activities that includes everyone working in the total integrated efforts ताकि improve हो at every level the situation. Like for example, if you read this, TQM, it's also basically concerned with the factors only, which is management, it's quality. Yeah, I'll explain you, but I will just go through. So what is TQM? Total Quality Management is a philosophy of getting it right for the first time. Right? That time every time means get it right the first time every time. Means आप ऐसे करो कि जैसे आप पहली बार करो ना हमेशा, ताकि you just have to pay the concentration कि like nothing is getting damaged. Yes? So all the stuff also you have to take care. Isn't it true? Yes. So the TQM is philosophy of getting it right the first time itself. Okay, it recognizes that the cost of bad quality may exceed the good quality. So I told there are two types of good quality cost, and over here we have bad quality cost. So over here it has to recognize the cost of bad quality may exceed the cost of good quality. No. It's like not that always. बट ना ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, कि बैड क्वालिटी की कॉस्ट इतनी ज्यादा हो कि गुड क्वालिटी की कॉस्ट को मतलब ना रहे, तो दैट इज अ लॉस. सो या वी हैव टू जस्ट टेक केयर ऑफ थिंग्स. या द परफेक्ट इज द एम इज टू परफेक्ट क्वालिटी, ताकि आपकी जीरो डिफेक्ट अचीव हो सके, राइट. देन इफ यू रीड इट, व्हाट आर द की कॉन्सेप्ट्स? देयर इज अ डिससैटिस्फैक्शन विद द स्टेटस ऑफ क्यूपियो. दैट इज, अगर मतलब लाइक लोगों को इतना नहीं ठीक लगा
That is, even if the target of zero defects is not feasible, अगर आपको लग रहा है कि zero defect वाला बहुत सही नहीं है, the management and the staff should leave it possible to get more data next time. Yes, so ये भी possibility काफी ज़्यादा है. Okay. Up next, every process has a process owner and the person contributing to the improvement. So हर person के पास हर process के पास एक person होना चाहिए ऐसा जो उस चीज पे ध्यान रखे. Okay, जो इस चीज पे ध्यान रखे. Okay. So like this, there are a lot of stuffs which we need to read it. So there is a dissatisfaction also. Even if the target is zero defects, हमेशा जरूरी नहीं कि वो achievable हो. मुझे लग रहा है maybe ये time मैं achieve नहीं भी कर पाऊँ zero defects, maybe मैं कर भी लूँ. So all these things are very important. Okay. Every process has the process owner and every person has to contribute it. So goods and services from a TQM will be competitive at a cost and flexible and delivered in a minimum time and backed up by the guarantee and swift customer services. Okay, up next, हमने अगर जो techniques देखी तो what are those? So key successful implementation and running of the TQM requires education and training for all those new goods and services through the workforce. Along with them education देना पड़ेगा, training देना पड़ेगा कि भाई ऐसे ऐसे आप waste को reduce करो, product को improve करो ताकि आपके waste eliminate हो and आपके profits बढ़ जाए. The people, the employees, the people will be more happy, right? So make them happy that way. Then what is the cost of quality? Yeah, now this is important. Cost of quality is the difference between the cost of producing, selling and supporting, yeah, and basically products if there was no failure during the production. Yeah, so basically if you just see this, we have a pictogram of cost of quality. So I'll just write it for once. आपको आराम से समझना ही पड़ेगा. So students, what is cost of quality? So हमने कब से पढ़ रहे हैं, but मैम क्या था? Okay, COQ. When it is cost of quality, it is understood कि भाई कोई भी अगर प्रोसेस में जाओगे ना तो दो टाइप के कॉस्ट होते हैं. कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी, कॉस्ट ऑफ बैड क्वालिटी, कॉस्ट ऑफ कॉन्फिडेंस, कॉस्ट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस. मीन्स ऐसे कॉस्ट कुछ लग रहे हैं जो आपको कंट्रोल करने पड़ेंगे. मीन्स अगर मैं कुछ प्रोडक्ट परचेस करने जाऊँ, ठीक है, तो ऐसे में कैसे खर्चे करूँ कि आपके जो आउटपुट जो प्रोडक्शन के हो रहे हैं ना वो डिफेक्ट फ्री हो. तो आप बोलोगे कि मैम एक काम करूँ ना, आप ना बहुत सारा खर्चा गुड क्वालिटी कॉस्ट पे कर दो पहले ही. जैसे कि बोल सकते हैं फॉर प्रिवेंशन कॉस्ट, ताकि आगे चल के कुछ खराब ना हो. फॉर एग्जाम्पल, या फॉर एग्जाम्पल क्वालिटी प्लानिंग कर लो. यस, दैट मीन्स इनको बिफोर द प्रोडक्शन स्टार्ट वहां पे सप्लायर्स के यहाँ पे जाके विजिट कर लो कि कैसे वो लोग ड्रग्स बनाते हैं. देन स्टाफ के साथ वी हैव द क्वालिटी टाइम्स, या जिससे कि हमें ट्रेनिंग समझ में आती है कि क्वालिटी रिलेटेड ट्रेनिंग्स क्या देनी है. पर ये सब कब होना चाहिए स्टूडेंट्स? बेसिकली प्रिवेंशन कॉस्ट में. So I'll just try to write it over here. The cost of quality. Yeah. So it's cost of quality. Yeah. If you see cost of quality, it is bifurcated into two parts. और आपको पता है ना, गुड कॉस्ट, बैड कॉस्ट. वैसे ही हम इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड मीन्स कॉन्फिडेंस कॉस्ट, या कॉन्फॉर्मेंस कॉस्ट, एंड एक कॉस्ट ऑफ बैड क्वालिटी है. Okay, so what's the meaning of cost of good quality and bad quality? So students, over here now, good quality maybe it is bifurcated into two parts. We need to have a prevention cost, operational cost. In the bad quality also, guys, we have two costs. So that is internal failure and यहाँ पे है external failure. So what's that, guys? Try to understand. क्वालिटी को मेंटेन करना है ना, जब मुझे क्वालिटी को मेंटेन करना है ना, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी खर्चा करो. मीन्स अगर मेरे कुछ प्रोडक्ट बनाने वाली हूँ, व्हाट इफ अगर क्वालिटी उसकी बहुत ही निकली, मीन्स क्वालिटी इज नॉट गुड, सो फाइनल क्या होगा, मैम लोगों को अच्छा नहीं लगेगा तो दे विल रिटर्न द प्रोडक्ट्स, फिर कंप्लेन कर देंगे, रिव्यूज बैड दे देंगे. अरे वहां तक टेंशन क्यों लेना, अगर आप पहले ही इस चीज को शो कर सकते हो. We can have a prevention cost. Means आप कुछ प्लान करो, आप कुछ परचेस करो, उसके पहले ही क्वालिटी पे ध्यान दे दो. फॉर एग्जाम्पल, आप सप्लायर के पास जाके वैलिड चेक कर लो एटसेट्रा. उसके बाद जब मैं खर्चे की बात कर रही हूँ, इन द नेम ऑफ क्वालिटी वी हैव अप्रेजल इन द गुड कॉस्ट. मीन्स इट्स लाइक हर वो टाइम पे जब मैं प्रोसेस करने जा रही हूँ मेरा रॉ मटेरियल, आई विल डू टेस्टिंग, इंस्पेक्शन, ताकि मुझे पता चलेगा कि अच्छा
मेरा जो इक्विपमेंट है वो तो कहीं गलत गलत एरियस आउटपुट्स तो नहीं दे रहा। मीन्स बेसिकली दिस ऑपरेशनल कॉस्ट कब लगता है? एज अ कॉस्ट ऑफ क्वालिटी एट द टाइम जब इनपुट को रॉ मटेरियल्स में लाइक ट्रांसफर करें। फॉर एग्जांपल इट्स बेसिकली ड्यूरिंग द प्रोडक्शन एट ऑल द स्टेजेस जहाँ पे इनपुट कन्वर्ट होके रॉ मटेरियल कन्वर्ट होके फिनिश्ड गुड्स में जा रहा है। सो वट एवर कॉस्ट इज रिक्वायर्ड वी हैव टू कंसिडर दैट। आगे अगर मैंने बहुत सारा खर्चा प्रिवेंशन कॉस्ट पे किया ताकि मेरी कुछ गड़बड़ हो ही ना आगे चल के, ऑपरेशनल कॉस्ट पे भी हर मोमेंट पे मैंने खर्चा 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 किया, तो पक्की बात है कि मेरे इंटरनल फेलियर्स इतने होंगे ही नहीं, ना कि मेरी एक्सटर्नल फेलियर्स इतने होंगे। इंटरनल फेलियर्स मीन्स एक बार अपने कस्टमर को लाइक अब तक नहीं सेल हुआ हम, लाइक इट इज डन, मैन्युफैक्चर होके हो गया है, बट अभी वो जाने वाला है लाइक फॉर एग्जांपल टू द कस्टमर। तो अगर मुझे पता चला कि भाई इंटरनल ही मेरा फेलियर है, कुछ प्रॉब्लम हुई थी इंटरनली, तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं अनटिल अनलेस हम लोग मेरे कस्टमर तक पहुंच जाए, राइट, टू द एक्सटर्नल पार्टी। बट व्हाट इफ एक्सटर्नल पार्टी का ऐसा कुछ सिचुएशन है, सो इवन दे विल नॉट मूव अहेड फ्रॉम देयर लाइक सिचुएशन, या फॉर एग्जांपल कॉस्ट ऑफ बैड क्वालिटी में, कि अगर मैंने सेल ही कर दिया, फॉर एग्जांपल अगर मैंने सेल कर दिया वो आउटपुट डेफिनेटली वो कस्टमर को मिल गया, अब कस्टमर क्या करेगा, डेफिनेटली उसको बुरा लगा तो वो आएंगे हमारे पास कि मैम ये तो बहुत प्रॉब्लम हो गई, ये वो एक्सेट्रा। तो उसके लिए what they can do, they can have returning policies, they can have services and all, so warranty। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडेंट्स अगर कोई कंपनी को लॉन्ग रन में जीतना है ना, तो उनके बहुत सारे खर्चे ना बेसिकली लाइक गुड कॉन्फ्रेंस कॉन्ग्रेंस में ही होने चाहिए, बाय बाय गुड कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि इनिशियली अगर कुछ गड़बड़ है एंड आपने तभी रिकॉग्नाइज किया, तो long run में things will be very effective, right? But when it is basically the bad quality cost, तो it is understood कि भाई internally आप इतने अच्छे नहीं कर पा रहे होंगे, आपका cost of conference इतना अच्छा नहीं है कि you have to incur the losses। For example अगर internal है तो मुझे लगा कि भाई मैम इतना अच्छे से प्रोडक्शन नहीं हुआ तो काफी सारा स्क्रैप हुआ मैम, वेस्टेज हुआ मैम, आई हैव टू डू द रीवर्क अगेन 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 ऑन दैट इज इंटरनल फेलियर। बट अगर वो फिनिश्ड गुड्स ऑलरेडी सेल हो चुके हैं टू माय कस्टमर्स, सो दैट इज एक्सटर्नल फेलियर। अगर प्रॉब्लम है फॉर एग्जांपल अगर मैंने उनको कुछ गुड्स सेंड किया तो यस रिटर्निंग एंड सेंडिंग या फिर रिप्लेसिंग या एटसेट्रा एटसेट्रा कॉस्ट इनकर होती है। ओके वी विल जस्ट रीड इट। ओके या लेट मी comment down। Yeah, okay, so if you can see this picture, cost of quality, yeah, cost of quality, yeah, cost of quality, so I told you there are two types of cost, cost of confidence and cost of non-confidence। मीन्स यहाँ पे एक बार के लिए आप ऐसा समझो कि यहाँ पे अभी तक वो प्रोडक्शन स्टार्ट भी नहीं हुआ है, सो हियर इन द प्रिवेंशन कॉस्ट बिफोर द प्रोडक्शन, बिफोर द प्रोडक्शन, ऑपरेशनल मीन्स एट द टाइम प्रोडक्शन, इंटरनल मीन्स एक बार हो गया आउटपुट्स आर रेडी, उसके बाद बिफोर गिविंग इट टू कस्टमर कुछ प्रॉब्लम हुआ, एंड एक्सटर्नल मीन्स आफ्टर सेलिंग इट टू कस्टमर। फॉर एग्जाम्पल जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कितने खर्चे होंगे। प्रिवेंशन कॉस्ट, अगर मुझे कुछ इंप्रूव करना है क्वालिटी तो उसके रिलेटेड कॉस्ट या एटसेट्रा एटसेट्रा। So it's something like it's basically like the cost which we have to incur it. Yeah, just give me a minute. Yeah. So it's the cost of implementing a quality improvement program to prevent क्योंकि prevention cost है, prevent and detect before they occur। So उसको continuous improvement में like we have to take it कि भाई मैंने purchase किया मटेरियल, उसके पहले ही मैंने supplier पे check कर लिया is it literally worth कि मैं उनके लिए इतना पे करूँ, that way। Then if it is appraisal means cost of quality को आपको इंस्पेक्ट करते रहना पड़ेगा, अप्रेजल करते रहना पड़ेगा, yes, जैसे कि इंस्पेक्शन कॉस्ट। वी हैव बेसिकली इंटरनल फेलियर्स, अगर आपके प्रिवेंशन कॉस्ट एंड अप्रेजल कॉस्ट के खर्चे बहुत है ना, तो आपकी बहुत लाइक अच्छी बात है, तो आपके इंटरनल फेलियर्स कम होंगे, बिकॉज वही लोग इतने अच्छे टेक्नोलॉजीज को इम्प्लीमेंट कर लेंगे कि ऑब्वियसली एरर्स नहीं होंगे। तो भैया it is internal failure means because of the failure like cost arising from failure to meet the quality standards। and external failure क्योंकि अगर मैंने सेल ही कर दिया फॉर एग्जांपल मेरे कस्टमर को, तो वो लोग रिटर्न करेंगे तो इट्स नॉट वेरी गुड, राइट, कूल। Yeah, so they have just given us some examples and the theory, that's all। internal failure means अंदर अंदर की बात है,
या अंदर अंदर ही वो लोग फेल हो गए, मीन्स अच्छे से उन्होंने परफॉर्म नहीं किया। सो कॉस्ट अराइजिंग फ्रॉम इनएडिक्वेट क्वालिटी, क्या अच्छा नहीं है प्रोडक्शन, मुझे लगा कि कस्टमर्स को अब तक अच्छा नहीं लगा, सेल्स अभी तक उनको कंफर्टेबल नहीं है, काफी सारा स्क्रैप आ रहा है, या काफी सारा स्क्रैप आ रहा है, काफी सारे में मुझे रीवर्क करके दे रहा है, तो उनको उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं लगी बिफोर द ट्रांसफर इट टू सप्लायर, सॉरी टू परचेजर। तो ये सारे कॉस्ट इनकर्ड हो सकते हैं इन द नेम ऑफ क्वालिटी, या जैसे कि बोलते हैं रीवर्क कॉस्ट, डिस्पोजेबल एंड ऑब्वियसली द क्वालिटी प्रॉब्लम्स। एक बार मैंने इंटरनली तो कॉस्ट को चलो मैंने संभाल लिया, मतलब मैंने स्क्रैप भी करवा लिया एटसेट्रा एटसेट्रा, तो आई हैव टू सी कि अच्छा मैंने ये जो मार्केट में सेल किया, क्या उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो आई थॉट कि अरे मार्केट में सेल करो तो भी वो लोग मुझे रिटर्न दे रहे हैं, तो दैट इज डेफिनेटली कि आपके प्रिवेंशन एंड अप्रेजल कॉस्ट इतने बेटर नहीं थे, जिसकी वजह से आज भी आपको काफी सारे कॉस्ट इनकर करने पड़ रहे हैं। यस स्टूडेंट्स, for example, the cost arising from the inadequate quality in identified after transfer. So yeah, it's something like delivery. Then external failure means yeah, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने external कभी किया ही नहीं है, like failure. For example, मेरी सारी की सारी क्वालिटी बहुत अच्छी है, there will be minimum external failure. People will definitely like it. For example, it happens in April, और like उसमें people नहीं करेंगे कंप्लीट उनके साथ हम, क्योंकि उनको पता है कि भाई उनके पास रिटर्न सर्विस पॉलिसीज एंड एवरीथिंग इज वेरी मच वैलिड टिल द डेट्स, उसके बाद like nothing is going to happen. Okay, clear. So external failures क्या है? Cost arising from the inadequate quality after the transfer of house. For example, over here, uh, like customer की complaints, warranty की claims, lost sales, people के recalls आने, etc etc. एंड उनको हम बोलते हैं नॉन कॉन्फिडेंस कॉस्ट। आई होप आपको ये समझ में आ गया। यस, देन वी हैव द अप्रेजल कॉस्ट, मींस प्रिवेंटिव, फिर अप्रेजल मींस एक बार मेरी ना इनपुट कन्वर्ट हो जाएंगे, लाइक फॉर एग्जांपल आउटपुट में, अगर इसके बीच में कुछ भी इंस्पेक्शन करवाना है, टेस्टिंग करवानी है, जिससे क्या होगा, मुझे लगेगा कि हाँ भाई जो क्वालिटी मैंने सोची वैसा मिल रहा है, तो जो बैच साइजेस में मिल रहे होंगे वो बहुत सारा लॉसेस नहीं होगा, राइट। सो ऑपरेशनल कॉस्ट मींस द कॉस्ट इनकर्ड टू एंश्योर दैट द आउटपुट जो आपने रिक्वायर है वो सारे मतलब प्रॉपर स्टैंडर्ड्स का है, एंड द कॉस्ट ऑफ मॉनिटरिंग एंड इंस्पेक्टिंग द प्रोडक्ट भी सही है। ओके, देन इफ इट्स ऑपरेशनल कॉस्ट मींस appraisal audits, monitoring process of controlling test equipment. Now, what if it's prevention cost? Guys, you forgot about prevention cost. अगर मुझे कोई भी बिजनेस सेटअप करना है तो मैंने क्या सोचा कि इतना सारा खर्चा कर दो ना प्रिवेंशन कॉस्ट में कि लोचे ही ना आए। इट्स लाइक डू द कस्टमर रिव्यू को, फ्री ट्रायल ले लो, कस्टमर की नीड सर्वे कर लो, ट्रेनिंग प्रोग्राम दे दो सप्लायर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आई कैन डू एनीथिंग, या जिससे कि मैं श्योर हो जाऊं कि भाई लाइक देयर इज नो प्रॉब्लम। Then quality circles. Operational and prevention costs are considered as cost of confidence. जो मैंने बोला ना, cost of confidence and cost of non-confidence. Okay, easy, very easy. Clear? I hope हमें ये clear बहुत अच्छे से हो चुका है, right? Isn't it okay? Fine. Yeah. I hope आज के लिए we can take it up till here only, and I feel like everything is very pretty understandable, जिसको हमने काफी अच्छे से well understand करने की कोशिश की। So students, I'll be continuing this chapter के थोड़े important points pending है, and from tomorrow we can do mock papers also. अगर students आपको कुछ भी query है related this chapter, we can continue it for sure. And आप कभी भी you can give on the chat या telegram पे anytime, you can just give in the message. Okay, and I hope कि आपको understand हो गया है, and yeah, this is an important standard पक्का। Okay, thank you so much.